चलिए हम आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। आज है हमारा वीक 7। ऑलरेडी हम 2 वीक्स मिस कर चुके हैं बिकॉज छुट्टियों की वजह से। ठीक है, थोड़ा सा हम अब स्पीड में आएंगे। तो आज हम थोड़ा सा फर्क देखेंगे कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में फर्क क्या होता है, और उसके बाद हमारा जो मेजर फोकस होगा वो होगा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। ठीक है, अब जो गप्पे लगा रहे हैं वो काइंडली अपनी गप्पे शप्पे खत्म कर दें और जरा इस तरफ तवज्जो दें। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब हम कर रहे होते हैं ना, तो वो सॉफ्टवेयर किसी ना किसी रिक्वायरमेंट की बेस पे बनता है। अब जो ज्यादातर फोकस होता है आम लोगों का वो होता है कि आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बेटे आप बात खत्म करेंगे। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही सॉफ्टवेयर बन रहे होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना था तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि आपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, मनी को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हुए इससे पहले तक ज्यादा से ज्यादा जोर फंक्शनल रिक्वायरमेंट को कैटर फॉर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता था। अच्छा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनका फुलफिल होना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप वो फुलफिल ना करें तो आपका सॉफ्टवेयर उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आपने उसके अंदर वो जो भी रिक्वायरमेंट्स थी किसी बैंकिंग की कि आपने अकाउंट्स बनाने हैं, फिर पैसे इधर से उधर मूव ऑन करने हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट तो कर दी, बट आपका सॉफ्टवेयर बहुत कम्प्लेक्स है, हर बंदा उसको आसानी से यूज नहीं कर सकता। तो आपको पता है कि जैसे आजकल मोबाइल बैंकिंग का दौर है, तो हर बंदे ने जो पढ़ा लिखा है, जो थोड़ा सा अनपढ़ है, जिसको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है आईटी की, सभी ने बैंकिंग की ऐप यूज करनी होती है। तो अगर आपकी ऐप बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होगी ना, तो वो फंक्शनैलिटी वाइज तो सारी चीजें पूरी कर रही होगी, लेकिन आम लोग उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो थी कि यूजर इंटरफेस भी थोड़ा सा आसान होना चाहिए, लोगों का जो लर्निंग कर्व है वो भी आसान हो कि वो हर बंदा, चाहे वो बेशक आईटी लिटरेट है या नहीं है, वो भी उसको फुलफिल कर ले, आसानी से समझ ले, आसानी से ऑपरेट कर ले। फिर एक बंदा, अब आपको पता है कि हमारे जो आइकॉन्स का कंसेप्ट आया है, जो हमारे मोबाइल इंटरफेसेस हैं, ये इसलिए आया कि पहले आपको पता है मेन्यू होते थे, तो नॉर्मल पुराने जमाने के मोबाइल थे उसमें मेन्यू इंटरफेस ज्यादा होता था। अब जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आती वो फिर मतलब वो मेन्यू पढ़ नहीं सकेगा, तो मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो उसके अगेंस्ट पे रिसर्च के बाद वो आइकॉनिक चीजें निकली कि चलो यार, जो अनपढ़ बंदा है वो पढ़ तो नहीं पाएगा, लेकिन वो तस्वीर ध्यान में रख लेगा कि अच्छा मैंने किसी को कॉल करनी है तो ऐसे रिसीवर का एक तस्वीर सी बना दो, तो उसको समझ में आ जाएगी कि जब भी मैंने कॉल करनी है तो इस रिसीवर वाले बटन पे क्लिक करना है तो मेरी कॉल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह एक वो मैसेज का वो बॉक्स सा बना दो, एक लिफाफा सा बना दो, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा अगर मैंने मैसेजेस के वाले से कुछ करना है एक्टिविटी, तो मैसेज वाले आइकॉन पे क्लिक करूंगा। तो ये वही तरीका है जो पुराने जमाने से इस्तेमाल हो रहा था आईएस चेकिंग करवाते हुए। अब आप कभी आंखें चेक करवाने जाएं तो वो आपको नॉर्मली ABCD 1 2 3 4 ए अलिफ बे लिखी भी होती है मुख्तलिफ साइजेस की, और वो आपसे पढ़ाते हैं। तो जिस लाइन पे जाके आपको प्रॉब्लम होता है तो वहां पे वो कहते हैं कि अच्छा आपकी नजर इतनी वीक है। लेकिन अब अनपढ़ बंदा अपनी आइज कैसे चेक करवाए? उसने ठीक है पढ़ना तो नहीं होगा, बट उसे बाकी के काम तो करने हैं ना, चलना है, गाड़ी चलानी है, कोई इस तरह की एक्टिविटीज करनी है। तो उन लोगों के लिए फिर उन्होंने कुछ तस्वीरें रखी हुई होती है, तो तस्वीरों का साइज उन्होंने मेंटेन किया हुआ होता है कि वो कहते हैं कि अच्छा दूसरी लाइन में आप बताएं कि 4th नंबर पे कौन सी वाली तस्वीर है, तो अगर वो सही आइडेंटिफाई कर लेता है तो समझ में आ जाता है कि इसकी यहां तक नजर ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो वही कंसेप्ट वो फिर लेकर आए मेन्यू के अंदर, कि वो लोग जो पढ़ नहीं सकते उनको आइकॉन्स के थ्रू जो है ना ये इलम दे दिया जाए कि उन्होंने जो अपना रिक्वायर्ड फंक्शन मोबाइल में परफॉर्म करना है वो कहाँ पे है। अच्छा, तो इसके हवाले से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जिसके अंदर क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर आ जाती है, सिक्योरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर आ जाती है, और किसी हद तक रिजिलियंसी एस्पेक्ट भी आ जाता है, ये भी फिर डेवलप होना शुरू हो गया। इनके पहले नॉर्मल वाली हुई कि आपका यूजर इंटरफेस आसान होना चाहिए, उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक ट्रांजैक्शन करनी है और आपका वो जो एप्लीकेशन है वो उसके ऊपर 3 मिनट ले लेती है, तो ये भी एक तरह की वो कोई अच्छी एप्लीकेशन डेवलप नहीं हुई भी। तो आपकी स्पीड, फंक्शनैलिटी, प्रोसेसिंग, क्वालिटी, सिक्योरिटी, रिजिलेंसी, ये सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जो आपकी बेसिकली काउंट कर रही होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। लेकिन इनका बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट होता है किन किन चीजों पे? सॉफ्टवेयर के ऑपरेशन पे, सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस पे,
ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे, किसी हद तक सिक्योरिटी के हवाले से भी, और अगर आपका कोई लीगल या रेगुलेटरी कंप्लाइंस है जिसका ताल्लुक आपकी फंक्शनैलिटी से नहीं है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि आपने अपने अकाउंट होल्डर की हर 6 महीने के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है, वरना उनका अकाउंट ब्लॉक कर दे। अब इसका ताल्लुक बैंकिंग की किसी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट से नहीं है कि अकाउंट बन जाए, उसके अंदर डाटा ट्रांसफर हो जाए, मनी ट्रांसफर हो जाए, बल्कि एक्स्ट्रा कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट आ गई कि एज पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेशन आपने अपने एक्टिव अकाउंट होल्डर की हर 6 महीने के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है, और अगर वो नहीं होती तो 2 महीने के बाद अकाउंट ब्लॉक कर देना है। तो ये चीज भी अब आपकी उस एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट होनी चाहिए, जो कि एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना? तो इस तरह की चीजें होती है जो कि आपके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को चीजें लेके आ रही है। अच्छा, अब फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ना, फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो ऐसी हैं जो कि आपका जो कस्टमर होगा या जो आपसे एप्लीकेशन बनवा रहा है, या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप काम कर रहे हैं और उनके लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो आपको बड़े क्लियर अंदाज में बता देगी। हालांकि वो क्लैरिटी भी बसा औकात इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होती, और जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो उसमें काफी सारी चेंजेस आ जाती है। लेकिन जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ना, इनका तो बिल्कुल भी एंड यूजर के पास ताल्लुक ही नहीं होता। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर की जिम्मेदारी होती है कि वो इन चीजों को साथ साथ असेस करता रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपका बैंक मैनेजर है, वो आपसे बैंकिंग की एप्लीकेशन बनवा रहा है, तो वो आपको ये बताएगा कि मुझे अकाउंट ऐसे मैनेज करके दो, अकाउंट का जो नंबर है वो इतने डिजिट का होना चाहिए, उसमें फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट होल्डर की पिक्चर भी आ रही हो। ठीक है? जब मनी ट्रांसफर हो तो आपने इस तरह से करनी है। वो आपको ये नहीं बताएगा कि यार इसकी ट्रांजैक्शन का जो टाइम है वो मैक्सिमम विद इन 5 सेकेंड ट्रांजैक्शन एक्टिव हो जानी चाहिए। उसको इस चीज का आइडिया नहीं है। वो तो कहेगा बस ठीक है, मतलब ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। या ये बाद में अगर आपका सॉफ्टवेयर स्लो चल रहा है तो तब वो कहेगा कि यार मेरे तो कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं कि आपका ये ऐप बहुत स्लो चल रही है। तो आपको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर को खुद से असेस करनी पड़ती है। उसको ज्यादा इन चीजों के हवाले से ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है? अकाउंट नंबर डालना है, और अकाउंट नंबर हम सपोज करते हैं आपका न्यूमेरिक है, तो वो आपका बैंक मैनेजर या एप्लीकेशन बनवाने वाला आपको ये नहीं बताएगा कि यार इस फील्ड में आपने ये चेक भी लगाना है कि इसमें कोई बंदा ABCD डालना चाहे तो वो ना डाल सके। वो जो वैलिडेशन वाला काम था, हमने इनपुट वैलिडेशन पढ़ी थी। ठीक है? ये अब आपने असेस करना है कि अच्छा मैंने इसमें इनपुट वैलिडेशन भी इंप्लीमेंट कर दिया है, क्योंकि अकाउंट नंबर है वो सिर्फ न्यूमेरिक फील्ड है। तो इसके अंदर जब भी कोई यूजर एंट्री कर रहा हो तो हमने उसके अंदर ये चेक लगाना है कि ये खुदा न खासा कहीं ABCD वाले कैरेक्टर्स तो नहीं डाल रहा, सिर्फ और सिर्फ नंबर डाल रहा हो। तो इस वजह से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी होता है। और इवन अगर आपकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ना, उसमें भी ये हाल होता है कि एक्चुअली जब आपका काम स्टार्ट होता है तो आपका कस्टमर आपको ना ये फर्स्ट पिक्चर की तरह की ना कोई चीज बताता है कि मुझे इस तरह की कोई चीज चाहिए। ठीक है? वो जबानी बताता है, उसके जहन में ये चीज होती है कि मुझे ऐसी कोई चीज चाहिए। उसके बाद जो प्रोजेक्ट लीडर के पास चीज आती है ना, तो वो आपको इस तरह से समझता है उस रिक्वायरमेंट को कि इस तरह की कोई चीज वो चाह रहा है। उसके बाद जब वो एनालिस्ट को बताता है और एनालिस्ट उसके बारे में अपना वो जो भी एनालिसिस करके जो चीज डिजाइन करके निकालता है, उसके तरफ से कोई इस तरह की चीज आती है जो थर्ड पिक्चर में है। देन फिर जब प्रोग्रामर के पास पहुंचती है, प्रोग्रामर उसको प्रोग्राम करता है, तो वो उसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को इस तरह से इंप्लीमेंट करता है। उसके बाद जब बिजनेस कंसल्टेंट होता है जिसने उस प्रोडक्ट को सेल करना होता है दूसरों के पास, तो वो कहता है कि हमारी प्रोडक्ट को इस टाइप की जो है ना वो रिक्वायरमेंट या चीजें दे रही होती है। इसी तरह से फिर प्रोजेक्ट को जो डॉक्यूमेंटेशन की होती है, वो डॉक्यूमेंट वाला बंदा उसको इस तरह से डॉक्यूमेंट कर रहा होता है, ये जो आपकी फर्स्ट सेकंड रो की पिक्चर आ रही है। देन ऑपरेशन जो है वो इस तरह से काम करते हैं। कस्टमर को जो बिल किया जाता है वो इस टाइप की फंक्शनैलिटी या इस टाइप की लेयरनेस को बिल किया जा रहा होता है। सपोर्ट इस लेवल की होती है। और एक्चुअली कस्टमर को जो चीज चाहिए होती है, जो एक्चुअली कस्टमर को चाहिए होती है, वो जो पहली वाली तस्वीर थी वो बेसिकली बिजनेस जो रन कर रहा है उस बंदे ने आपको एक्सप्लेन की थी। तो एक्चुअली जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ये वाली थी जो लास्ट पिक्चर में थी। तो इस तरह से करके ना जब आपका सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आती हैं, बिकॉज मुख्तलिफ एरियाज इन्वॉल्व होते हैं, तो मुख्तलिफ तरीके से अपनी नॉलेज के मुताबिक चीजों को लेके चल रहे हो। अच्छा, पहली बात तो ये होगी कि यार ये इनको डिफाइन करना ही बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए आपको बीइंग ए डेवलपर या बीइंग ए सॉफ्टवेयर साइड के जो पर्सन है, उनको इस चीज को कैटर फॉर करना पड़ता है कि वो चीजें आपको वो नहीं बताएंगे, वो आपने अपनी नॉलेज अपनी स्किल्स के मुताबिक इसके अंदर इंप्लीमेंट करवानी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट में।
उसके बाद चूंकि उनको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है तो उनको टेस्ट करना भी उतना ही मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर कहता है कि आपने मुझे अकाउंट मैनेजमेंट का ऑप्शन देना है, तो वो अकाउंट मैनेजमेंट का ऑप्शन तो बड़े अच्छे से टेस्ट हो जाएगा, कैसे वो डिफरेंट अकाउंट्स बनाएंगे, डिलीट करेंगे, उसमें पैसे ट्रांसफर करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि बिल्कुल सही है। लेकिन परफॉर्मेंस कैसी है, अब आप देखें जब टेस्टिंग हो रही होती है तो कितने बंदे टेस्ट करते हैं, एक बंदा टेस्ट कर लेगा, दो कर लेंगे, पांच कर लेंगे जो आपके क्यूसी डिपार्टमेंट में है, तो एप्लीकेशन पे पांच बंदों का लोड आएगा। ठीक है, उसमें परफॉर्मेंस का पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप उस एप्लीकेशन को नेशन वाइड इंप्लीमेंट कर देंगे, तो आपकी बिल पर 100 ब्रांचेज हैं और उन 100 ब्रांचों में से हर ब्रांच के एक एक हजार कस्टमर हैं। तो जब 1 लाख कस्टमर उसी एप्लीकेशन को यूज करना शुरू करेंगे, तब आपको एक्चुअली परफॉर्मेंस का आइडिया तब आएगा कि एक्चुअली आप परफॉर्मेंस स्लो तो नहीं हो रही, हमारी एप्लीकेशन स्लो रिस्पॉन्स तो नहीं दे रही। वो किसी भी सूरत में नॉर्मल हैसियत में रहते हुए एक आम क्यूसी टीम टेस्ट नहीं कर सकती अनलेस वो स्ट्रेस टेस्टिंग के स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंप्लीमेंट करें और उसके थ्रू कस्टमर्स की सिमुलेशंस करके उस एप्लीकेशन पे चेक करें कि अगर हम 1,000, 10,000, 1 लाख कस्टमर का लोड इस पे डालेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस में कितनी कमी आएगी और ये बेहतर परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो जो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट की टेस्टिंग होती है वो तो आसान होती है क्योंकि वो चीजें बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट में डिफाइंड होती हैं और आप उसके बेस पे यूज केसेस और टेस्ट केसेस बना लेते हैं और उनको टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बात की कि जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, वो बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाइड भी नहीं होती, उनमें चीजें ऐड होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्टेट बैंक का नया रेगुलेशन आ गया जो कि पहले नहीं था, तो पहले उसके अंदर ये वाली रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपका हर 6 महीने के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी है, बट अब आ गया, ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जनरेट हुई, तो इसकी बेस पे आपने इंप्लीमेंटेशन जो करनी है वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट हो रहा होगा। इसी तरह परफॉर्मेंस है, इसी तरह से अगर कोई आपने टेक्नोलॉजी यूज की हुई है डॉट नेट की, अब डॉट नेट की टेक्नोलॉजी के अंदर कोई फ्लॉ निकल आया, ठीक है, अब आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक काम कर रही है, फंक्शनली उसको कोई इशू नहीं है, बट उसके बिहाइंड जो टेक्नोलॉजी काम कर रही थी उसमें कोई फ्लॉ निकल आया, कोई वल्नरेबिलिटी निकल आई, तो उसकी आपने पैचिंग कैसे करनी है, और वो पैचिंग इस तरह से करनी है कि आपका चलता हुआ सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब भी ना हो। तो ये सारे मामला होते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की टेस्टिंग को बड़ा मुश्किल बना देते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो ये होता है कि आपने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पॉजिटिव प्रूव करना है, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं उनके टेस्ट पॉजिटिव प्रूव होते हैं कि क्या मैं अकाउंट बना पा रहा हूं, यस तो ठीक है, ये अप्रूव हो गया। लेकिन जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है इनको नॉर्मली नेगेटिवली टेस्ट किया जाता है क्योंकि इनके लिए आप 100% एश्योरिटी दे नहीं सकते। क्या मेरी एप्लीकेशन साइबर सिक्योरिटी वाइज ओके है, ठीक है, तो इसको मैं टेस्ट कैसे कर सकता हूँ क्योंकि 1,000 वल्नरेबिलिटीज आज हैं, कल हो सकता है 10 और निकल आए तो 1,010 हो जाएंगी। तो आज मैं 1,000 के हवाले से तो टेस्ट कर लूंगा, लेकिन वो वल्नरेबिलिटीज जो भी आइडेंटिफाई नहीं हुई, जो भी कल आनी है, उनके बारे में तो मैं कभी भी वो नहीं कर सकता। इसके अंदर नॉर्मली नेगेटिव टेस्टिंग होती है। नेगेटिव टेस्टिंग ये ऐसे होती है कि क्या मेरे सॉफ्टवेयर में कोई वल्नरेबिलिटी है, नहीं, तो इसका मतलब है नहीं के मुराद ये कि अभी तक नहीं है, कल को अगर नई कोई वल्नरेबिलिटी निकल आती है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। सही है, तो ये नॉर्मली नेगेटिव टेस्टिंग को एक्टिव लेते हुए चल रही होती है स्कीम को, कि चीजों को नेगेटिवली प्रूव किया जाता है कि मेरे सॉफ्टवेयर में कोई फ्लॉ तो नहीं है, मेरे सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस डाउनग्रेडेड तो नहीं है। अगर नहीं है, इसका जवाब नहीं में आ रहा है, इसका मतलब है कि ठीक है, इसका मतलब है सही काम करिए। मेरे सॉफ्टवेयर में कोई सिक्योरिटी फ्लॉ तो नहीं है, नहीं है, इसका मतलब है ठीक है, इसको पास कर दिया गया। सही है। अच्छा, अब एनएफआर जो है या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है, ये काफी सारी है और ये सॉफ्टवेयर के काफी सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती हैं, और इसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो जो हमारा स्टैंडर्ड CIA ट्राइड था ना, उसके साथ लिंक होती है। तो इसलिए इसका ताल्लुक हमारी वो जो सिक्योरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर है ना उससे मिल जाता है। जो हमारे पास नॉर्मल NFRs है जिनको हम रिव्यू करेंगे वो ये सारे, अवेलेबिलिटी है, कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, एक्सटेंसिबिलिटी है, इंटरऑपरेबिलिटी है, मैनेजेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है, परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी, प्राइवेसी, रिकवरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सर्विसेबिलिटी। तो इनमें से बहुत सारे एस्पेक्ट किसी ना किसी तरह से हमारे CIA ट्राइड को लिंक करते हैं। ठीक है, तो इन सारे एस्पेक्ट्स को आज के लेक्चर में हम वन बाय वन रिव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो है ना अभी वाली क्लास की अटेंडेंस ले लेता हूँ।
आदिल शेख, आदिल, कमर मोहिउद्दीन, हैदर जमान सच्ची, कौन? उसे कहना जब आए तो मुझे बता दे, ठीक है? मोहम्मद अब्बास, अच्छा, राना फहीम इब्राहिम, नूरुल एन जहरा, एजाज अली, उसे भी कहना मुझसे मिल ले फिर बाद में, आमना फारूक, अरीबा कदीर, आयशा सिद्दीका, आयशा प्रेजेंट हो ना? हल्का सा हाथ खड़ा किया, मुझे नजर ही नहीं आया था। बसाम, ऐसा सैयद, बिस्मा अली, दुआ तैयब, ईमान अकबर, ईमान हफीज, हादिया नहीं, हफ्सा मेहदी, हफ्सा रहमान, इफरा वसीम, इमरान नजीर, किन्जा ईमान, मतीन, मोहम्मद फहद मलिक, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अब्दुल्ला, किधर है भाई? मोहम्मद अली अहमद, मोहम्मद अली अहमद, मोहम्मद आलियान, आलियान, बेटा हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ चीजों को हम थोड़ा सा जरा फौरी फौरी डिस्कस करेंगे, जैसे अवेलेबिलिटी है। बैठ जाओ बात है। अच्छा, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये तो हमारा सीआईए का बड़ा बेसिक्स रिक्वायरमेंट थी कि आपकी जो सिस्टम है वो अवेलेबिलिटी के हवाले से तो इंश्योरिटी उसकी होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे सॉफ्टवेयर है ना, इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें बाज़ औक़ात खुद से अवेलेबिलिटी को डिस्टर्ब करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सॉफ्टवेयर का कोई नया पैच आ गया, हमने कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड कर दी, ऑटोमेटिकली हम उसको जब चलते हुए सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करेंगे तो अक्सर औकात मेजर टाइम पे आपको सॉफ्टवेयर का डाउन टाइम लेना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह के कामों से, या अगर आपकी टेक्नोलॉजी में कोई इशू आ गया, आपने अपने सिस्टम को पैच करना है, आपने अपने सर्वर को रीस्टार्ट करवाना है, तो ऐसी सूरत में आपको जानबूझ के अवेलेबिलिटी को ऑफ करवाना पड़ता है। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आप अपने सिस्टम को किस वक्त इस तरह से अवेलेबिलिटी को डाउन करें कि उसका एंड यूजर के ऊपर इंपैक्ट कम से कम आए। जो लोग ये बैंकिंग सिस्टम्स के यूजर हैं उनको पता होगा कि अक्सर औकात महीने में एटलीस्ट हर बैंक की एप्लीकेशन एक आध बार रीस्टार्ट होती है, 1 महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद लाजमी होती है। और उनका टाइम होता है या तो रात को 1 बजे से 3 बजे तक का, या 5 से 7 बजे तक का। इस तरह के टाइम पे आपको 1-2 दिन पहले वो मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट सैटरडे को, नॉर्मली वीकेंड्स के ऊपर, नेक्स्ट सैटरडे को रात को 1 बजे से 3 बजे तक हमारी फॉर एग्जाम्पल बैंक XYZ की सारी सर्विसेज जो है अवेलेबल नहीं होंगी डिजिटल, यानी कि आपको ऐप नहीं चल रही होगी, आप वो नहीं करे होंगे। उसका मकसद क्या होता है कि अगर किसी बंदे ने उस टाइम पे कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उसको पहले से आइडिया हो, तो वो ट्रांजैक्शन उस मेंटेनेंस विंडो से पहले या बाद में प्लान कर ले, ठीक है ना? तो इस हवाले से आपकी अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स NFR में आ रही होती है कि आपने सबसे पहले तो ये देखना होता है कि हमारे लिए ऐसे कौन से टाइमिंग्स हैं जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन को डाउन कर सकते हैं, ठीक है? और अकॉर्डिंगली फिर जब भी आपने इस तरह की कोई पैचिंग वगैरह का वाला काम करना हो तो आप उस टाइम के ऊपर जाके उन चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। उसके अलावा अगर आपकी अवेलेबिलिटी किसी इशू की वजह से डिस्टर्ब हो जाए तो उसके लिए हाई अवेलेबिलिटी का कंसेप्ट होता है कि आप अपने, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेब सर्वर है तो आप अपने 2 वेब सर्वर खड़े कर देते हो। एक डेटा सेंटर में होता है, किसी और फिजिकली चेंज जगह पे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डेटा सेंटर इस्लामाबाद में था, इस्लामाबाद में जल्जला आया,
और आपकी वो सर्विसेज चाहे कम्युनिकेशन की थी, चाहे पावर की थी, चाहे वो बिल्डिंग की तबाह होगी जिसके अंदर वो डेटा सेंटर बना हुआ था, तो अब आपके ऑपरेशंस इस्लामाबाद के लोगों के तो मुतासर हुए हैं, लेकिन अगर आपका डेटा सेंटर एक ही था तो पूरे पाकिस्तान में आपकी एप्लीकेशन एक्सेस होना बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि आप मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर अपने डेटा सेंटर बना लेते हैं। एक आपका प्राइमरी होता है जहां से वो लोग सर्व कर रहे होते हैं, और अगर खुदा न खास्ता प्राइमरी में कोई इशू आ जाए किसी भी हवाले से, पावर का, कम्युनिकेशन का, या कोई फिजिकल डिजास्टर हो जाता है, तो आपकी एप्लीकेशन सारी की सारी स्विच ओवर हो जाती है आपके सेकेंडरी डेटा सेंटर के ऊपर। वहां से आपकी सर्विसेज चला शुरू होती है, और सेकेंडरी डेटा सेंटर आपका यकीनन किसी फिजिकली जियोग्राफिकली सेपरेट लोकेशन पे होगा, लाइक कराची में होगा, ताकि अगर इस्लामाबाद डिस्टर्ब हो रहा है तो कराची से सर्विसेज चल पड़े, कराची में कोई डिस्टर्बेंस आती है तो वो इस्लामाबाद के थ्रू चल सके, ठीक है। अगर वो दोनों एक ही जगह पे होंगे तो ऑटोमेटिकली उसका फायदा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आपकी अक्सर एप्लीकेशन जो होती हैं उनकी टाइमिंग रिक्वायरमेंट को मैनेज करना बड़ा जरूरी होता है, और अगर आपकी एप्लीकेशन इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है तो वहां पे आपके टाइम जोन भी डिफरेंट होंगे। तो भले आपका ऐसा बैंक है जो 9 to 5 चलता है, ओके, बट अगर उसकी ब्रांच अमेरिका में है तो अमेरिका का टाइम बिल्कुल उलट होगा। तो जो अमेरिका के कस्टमर्स हैं, ये जो अमेरिका की ब्रांच है, वो उस वक्त हमारे यहाँ रात के 9 या 10 बज रहे होंगे जब वो लोग 9 या 10 बजे ओपन करेंगे। ऑटोमेटिकली आपको इन बातों का भी ख्याल रखना है कि हमारे रेगुलर ऑपरेशन क्या हैं। जो तो 24/7 एप्लीकेशन है उनका तो मामला ही खत्म हो गया, जैसे आजकल की बैंकिंग एप्लीकेशन है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका यूनिवर्सिटी का सिस्टम भी है, जिस तरह आप लोग मुझे बता रहे थे उमर के, आपका इस बार ईद के दिनों में वो असाइनमेंट सबमिट कराने में कोई इशू आ रहा था, कि उन दिनों में इनका कोई सर्वर में कोई इशू आया हुआ था। तो अब इस तरह के इश्यूज की वजह से अब आपकी डेडलाइन डिस्टर्ब हो रही थी, जो फिर मैंने एक दिन एक्सटेंड कर दी थी, ठीक है। अब सपोज ये तो शुक्र है कि सिर्फ आपकी सबमिशन में मसला आ रहा था, अगर सबमिशन की जगह वो मेरा वाला पोर्टल भी ना खुलता जहां से मैं डेट एक्सटेंड कर सकता, तो फिर तो दोनों ही काम फंस जाते, कि आपकी उधर से वो ही काम भी खराब हो जाता कि आप सबमिट नहीं करवा पा रहे, और मैं उस मसले को फॉर द टाइम बीइंग सॉल्व करने के लिए मैं एक दिन जो एक्सटेंड करना चाह रहा था, अगर मेरा भी पोर्टल ना चल रहा होता तो ये मसले आ जाते। तो इस तरह की मेंटेनेंस, और फिर स्पेशली जो इस तरह की छुट्टियां होती हैं, जो 24/7 एप्लीकेशन है, उनमें उन्होंने बाकायदा स्टाफ डिप्यूट किया होता है कि इन दिनों में, लाइक ईद की छुट्टियां हो रही है, 1 महीने की, 1 हफ्ते की, तो उस 1 हफ्ते में कुछ लोगों की ड्यूटी लगी हुई होगी कि आप लोगों ने इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इस चीज को सॉर्ट आउट करना है। और जो अच्छी कंपनीज हैं या जो इस तरह की एप्लीकेशन है जिनमें आप डाउन टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे बैंकिंग है, तो उन्होंने तो अपना स्टाफ बकायदा डिप्यूट किया होता है, जो कि ईद के दिनों में, छुट्टी के दिनों में भी ड्यूटीज दे रहे होते हैं, ताकि खुदा न खासा कोई इशू आता है तो वो फौरन से उसको रिजॉल्व कर लें, बजाय इसके कि वो बंदा घर से आए, ऑफिस पहुंचे और फिर इसके ऊपर कोई एक्शन लेने की कोशिश करे, ठीक है। इसी तरह से अवेलेबिलिटी के हवाले से मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा। अच्छा, आपके पेपर में आज का लेक्चर इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज अभी टाइम कम है, तो इसको आप आराम से देख लीजिएगा। और उसके बाद जो इसकी कॉस्ट है ना, वो सबसे बड़ा एक एस्पेक्ट होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने हाई अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए 2 डाटा सेंटर बनाने हैं, तो एक डाटा सेंटर बनाने में अच्छी खासी कॉस्ट आ रही होती है। तो ऑटोमेटिकली जब आप किसी चीज को 2 डाटा सेंटर्स पे लेके जाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपकी कॉस्ट डबल हो जाएगी। फिर आपको ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर रखें, वहां भी रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मसले आ जाएंगे। अच्छा, आज आप लोग ना, मेरा वैसे गर्मी भी है थोड़ी सी, और बातें कर करके ना मेरा पारा भी हाई कराने की कोशिश करें, तो आपके पेपर्स आने वाले हैं, मैंने आपकी असाइनमेंट्स चेक करनी है, तो क्यों अपना नुकसान कराने के ऊपर तुले में आप लोग हैं। अगर पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, जाएं बाहर से थोड़ी सी फ्रेश हवा शवा लगाएं, लेकिन प्लीज यार, ये डिस्टर्बेंस होती है आप लोगों की शोरगुल से। अच्छा, सेकंड चीज आती है कैपेसिटी। कैपेसिटी बेसिकली इस तरह की चीज है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो कितनी ट्रांजैक्शंस को, कितने यूजर्स को, कितने डेटा को, इन एस्पेक्ट्स को कितने को हैंडल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपकी एक एप्लीकेशन है, वो आपकी एफिशिएंट नहीं बनी हुई, उस पर 100 से ज्यादा यूजर आते हैं, स्लो हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली इसका इशू बनेगा कि जब 100 से ज्यादा यूजर होंगे तो उनको सर्विस सही नहीं मिलेगी। या अगर आपकी एप्लीकेशन ठीक बनी हुई है, लेकिन आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हार्डवेयर का, सर्वर, वो इस कैपेबिलिटी नहीं रखता कि उसमें ज़ाहिर है हर एप्लीकेशन के लिए, उसमें हर यूजर के लिए उसमें प्रोसेसिंग करनी होती है, तो आपकी एप्लीकेशन तो एफिशिएंट बनी हुई थी, बट आपका जो हार्डवेयर है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा 100 से ज्यादा यूजर, वो एस्पेक्ट आपने देखना होगा। सपोज आपकी एप्लीकेशन भी अच्छी बनी हुई है, आपका हार्डवेयर भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो आपने कम्युनिकेशन के लिए जो डेटा सेंटर को जो आपने
कोई इंटरनेट की सर्विस ली हुई है जो आपकी, वो फॉर एग्जाम्पल आपने 500 MB की ली हुई है, तो जब 100 से ज्यादा यूजर आते हैं, वो लोड ज्यादा पड़ता है, तो वो कम्युनिकेशन की वजह से आपकी एप्लीकेशन स्लो डाउन हो जाती है। तो इस तरह से करके मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं कि जिसको सामने रखते हुए अपने आप में सिस्टम की कैपेसिटी प्लानिंग करनी रहती है, ठीक है। और उसमें सिर्फ एक चीज नहीं आ रही होती। सपोज आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आपने अपनी सॉफ्टवेयर तो एफिशिएंट बना ली, लेकिन वो हार्डवेयर वाले एस्पेक्ट में, नेटवर्क वाले एस्पेक्ट में जाके अगर कोई गड़बड़ आ गई, ठीक है, इसकी वजह से आजकल के दौर में आपने नाम सुना होगा सीडीएन का। तो सीडीएन बेसिकली इसलिए यूज हो रहे होते हैं कि जो आपका एक्चुअल डाटा है सर, वो आपके सर्वर रूम से लोगों को मिले। बाकी जो नॉन रिलेटेड डाटा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अस्करी बैंक की अगर आप ऐप खोलते हैं या अल्फला बैंक की ऐप खोलते हैं, तो एक तो चीज है जो आपका अकाउंट का बैलेंस है, वो डाटा तो आपके उसी सर्वर से जाना चाहिए, भले वो सर्वर आपसे कितना दूर ही पड़ा हुआ हो, कि आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, सर्वर कराची में। लेकिन जो अल्फला का लोगो है, क्या वो भी कराची से आना चाहिए? डायरेक्ट कराची से आएगा तो उसका टर्न अराउंड टाइम, कम्युनिकेशन में टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्यों ना हम इस्लामाबाद में एक सीडीएन की सर्विस ले लें। तो जो इस तरह की है, लोगो हो गए, टेक्स्ट हो गए, कलर वाली चीजें होगी, ये सारी चीजें, सीएसएस की जो फाइल्स हैं, वो सारी हम यूजर की करीब तरीन जगह से उसको मिलवा, मतलब उसको पहुंचवा देना, ठीक है। सिर्फ जो उसका एक्चुअल रिलेटेड डाटा है वो एक्चुअल हमारे सर्वर रूम से आए, जिसमें अकाउंट बैलेंस आ गए, कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन की डिटेल आ गई, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होगी, ये बाकी जितनी भी चीजें हैं वो उसके करीब तरीन लोकेशन से उसको मिल जाए, ताकि एक तो नेटवर्क का लोड भी कम पड़े, और हमारा मेन जो सर्वर है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ प्रोसेसिंग ऑफ द एक्चुअल डाटा या एक्चुअल रिक्वायरमेंट के ऊपर यूज हो रहा हो। बाकी जो सारी चीजें हम आप किसी भी कंपनी से सीडीएन की सर्विसेज लेके उनके थ्रू उसको होस्ट करवा दें, ठीक है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स लेते हुए अपनी कैपेसिटी को इनहेंस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है एफिशिएंसी ऑफ योर सिस्टम। अब एफिशिएंसी किस किस चीज पे डिपेंड कर रही होगी? आपकी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज के ऊपर सबसे पहले, जिसके अंदर आ जाएंगी आपकी सीपीयू के साइकिल्स, कि आपका एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते हुए कितने सीपीयू साइकिल्स ले रही होती है। ऑटोमेटिकली जितने ज्यादा साइकिल लेगी, उतना आपके सर्वर के हार्डवेयर पे, कंप्यूटेशन पे ज्यादा लोड आएगा। तो आपने कोशिश ये करनी होती है डिजाइन करते हुए कि आपकी जो ट्रांजेक्शन हैं वो एटॉमिक हो। एटॉमिक से मुराद ये कि कम अज कम साइकिल में वो अपना काम कंप्लीट कर ले, ठीक है। प्रेफरेबल तो होता है कि आपकी एक ही साइकिल में हो, लेकिन नॉर्मली एक साइकिल में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपने बड़े सारे चेक्स भी लगाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने पैसे ड्रॉ करवा रहा हूँ, तो जब मैं पैसे डालने लगूंगा, तो वो पहले चेक करेगा कि इसका बैलेंस कितना है, ठीक है। और बैलेंस के मुताबिक अगर उससे ज्यादा मैं रकम डालूंगा, तो मुझे पहले ही कह देगा कि आपका तो इतना बैलेंस ही नहीं जितने आप ड्रॉ करवाना चाह रहे हैं। फिर जिस वक्त मैं उसको पैसे डाल के ओके की रिपोर्ट दूंगा, तो उस वक्त रेस कंडीशन को अकर होने से बचाने के लिए, कि हो सकता है कि मेरे पास दो कार्ड हो और मैं दो बैंक्स की एटीएम में एट अ टाइम जाके ये ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करूं, कि फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में 1,000 पड़ा हुआ है और मैं दो जगहों से साइमल्टेनियसली लॉग इन करूं, या फॉर एग्जाम्पल एटीएम में भी चला जाऊं और साथ में अपने हाथ में मोबाइल भी पकड़ लूं, ठीक है। तो मैं क्या करूं कि एटीएम को भी कहूं कि 1,000 रुपए निकाल दो, और साथ ही में यहां से 1,000 रुपए ऑनलाइन इनको ट्रांसफर भी कर दूं, और इस तरह से मैं 1,000 की जगह 2,000 की ट्रांजेक्शन करूं। तो इन रेस कंडीशन से बचने के लिए फाइनल मूवमेंट के ऊपर भी एक चेकिंग होती है, कि जिसकी वजह से इन दोनों में से एक ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी, या एटीएम वाली में से 1,000 रुपए निकल आएंगे और वो जो मोबाइल के थ्रू मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ वो फेल हो जाएगी, या मोबाइल वाली के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी और वो एटीएम वाली का रिजेक्शन आ जाएगा, कि भले आपके पास बैलेंस था, लेकिन वेरी लास्ट मोमेंट में आपका वो बैलेंस कहीं ट्रांसफर हो गया, तो मैं आपको 1,000 रुपए एटीएम से निकाल के नहीं दे सकता। तो ये रेस कंडीशन और इस तरह की चीजें भी चेक होती हैं, कि टाइम ऑफ चेक और टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के हवाले से ना। तो इन चीजों की वजह से नॉर्मली एक साइकिल में ये पॉसिबल नहीं होता कि आपकी कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो। तो उसकी वजह से आपने उन चीजों को कम से कम रखना होता है। फिर आपकी मेमोरी रिक्वायरमेंट, आपकी डिस्क स्पेस रिक्वायरमेंट, जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी इजी पैसा है। अब इजी पैसा को ज्यादा परवान चढ़ाने में जिस चीज ने अहम किरदार अदा किया वो उनका डिजाइन था, कि उन्होंने एक आम बटनों वाले फोन वाले पर्सन को भी इस काबिल बनाया कि वो इजी पैसा की सर्विस इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए क्या करता है कि हम लोग तो ऐप यूज करते हैं, ऐप में जाके लॉग इन करते हैं, अपने पैसे वैसे इजी पैसे से चेक कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मेरे ख्याल में *786 है, अगर आप *786 का कोड मिलाए ना, तो आपके सामने एक वो टेक्सचुअल मेन्यू सा खुल जाता है, ठीक है। तो वो आप चाहें तो अपने इस स्मार्टफोन के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, इस पर भी चल जाएगा। लेकिन एक्चुअली उसका जो बेनिफिट है वो उन लोगों के लिए जिनके पास बटनों वाले फोन है, उसमें तो कोई टच स्क्रीन, कोई मेन्यू, कोई इस तरह की एंड्रॉइड वाली चीजें नहीं होती।
तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने अगर इजी पैसा यूज करना हो तो *786# में लाते हैं, उनके सामने मेन्यू आ जाता है कि आपने अगर पैसे ट्रांसफर करने हैं तो 1 दबाएं, बैलेंस चेक करने हैं तो 2 दबाएं, कुछ और काम कर रहे हैं तो 3 दबाएं। तो अगर 1 दबाता है तो उसके सामने दूसरी विंडो आ जाती है कि अच्छा अब आप मुझे जिस बंदे को पैसे भेजने हैं उनका नंबर टाइप कर दे। फिर नेक्स्ट करते हैं तो वो कहता है कि अच्छा कितने पैसे भेजने हैं। इस तरह से उन्होंने वो इंटरफेस भी दिया हुआ है जिसकी वजह से वो लोग जो टच स्क्रीन वाले मोबाइल यूज नहीं करे, स्मार्टफोन यूज नहीं करे, वो भी इस काबिल है कि इजी पैसा के थ्रू ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है ना? तो इस तरह से आपने अपने सिस्टम को एफिशिएंट बनाना होता है कि आपका सिस्टम मेजर लोगों के, जिसके पास एंड्रॉयड का लेटेस्ट वेरिएंट है, जिसके पास आईफोन है और जिसके पास बिल्कुल आज से 10 साल पुराना एंड्रॉयड है, उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप अपनी बहुत ज्यादा हैवी किस्म की ऐप बना दोगे तो क्या होगा कि नए वाले मोबाइल्स पे तो वो चल जाएगी, लेकिन जिस बेचारे ने आम काम के लिए 10-12 हज़ार वाला स्मार्टफोन लिया हुआ है, वो जब उसको यूज करेगा तो वहां पे रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही होगी। तो आपने उस बंदे का भी ख्याल रखते हुए, क्योंकि वो भी आपका पॉसिबल कस्टमर हो सकता है, आपने अपनी चीजों को एफिशिएंट बनाना। ठीक। फिर उसके बाद हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो नेशनल और किसी हद तक इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रहे होते हैं, बिकॉज सॉफ्टवेयर की दुनिया में कोई ज्योग्राफिक कैद नहीं होती। ठीक है? तो अगर आपने अपना सिस्टम मुख्तलिफ इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए नहीं बनाया हुआ तो क्या होगा कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो किसी जगह पे जाके सर्विसेज प्रोवाइड करना बंद कर दे। इसके हम एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एग्जांपल ले लेते हैं कि पाकिस्तान में एसएसएल चल रहा है या टीएलएस चल रहा है, एसएसएल चल रहा है, और बाहर आप कहीं जाते हैं वहां उन्होंने एसएसएल से मजीद एडवांस टीएलएस इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके सिस्टम में दोनों की सपोर्ट नहीं है तो ऑटोमेटिकली एक जगह तो चल जाएगा, लेकिन जो ही वो किसी चेंज एनवायरनमेंट में जाएगा तो वहां पे उस प्रोटोकॉल मिसमैच की वजह से नहीं चल पड़ेगा। इसकी एक और हम अच्छी एग्जांपल ले लेते हैं, वो है क्रेडिट कार्ड। जो हमारे क्रेडिट कार्ड के सिस्टम्स है ना, उसके अंदर ट्रांजैक्शन आप अपनी 3-4 चीजें देते हैं तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर होता है, एक एक्सपायरी डेट होती है और एक कोई सीवीवी आईडी होती है उसके पीछे लिखी हुई होती है। तो ये 3 चीजें आप दें तो ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने की। लेकिन इसकी वजह से फ्रॉड भी बड़े होते थे कि जैसे मैंने किसी का कार्ड मुझे नजर आ गया या कहीं से मुझे उसके कार्ड का डाटा मिल गया, तो मुझे वो 3 वैल्यूज ही चाहिए ना, क्रेडिट कार्ड का नंबर चाहिए, सीवीवी चाहिए और एक्सपायरी डेट चाहिए। मुझे एक बार मिल गई तो मैं कहीं पे भी जाके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके उस यूजर को नुकसान पहुंचा सकता हूँ माली हवाले से। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये किया स्टेट बैंक ने कि उन्होंने बेसिकली तो किया इम्प्लीमेंटेशन वीजा वालों ने की और मास्टर कार्ड वालों ने की कि उन्होंने 3DS टेक्नोलॉजी निकाल दी, 3D सिक्योर, 3 डायमेंशनल सिक्योर टेक्नोलॉजी। उसमें क्या होता था कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आता था। ठीक है? तो जब भी आप ट्रांजेक्शन करने लगते थे उसमें अपनी सारी तीनों चीजें वैलिड डालते थे, तो उसके बाद क्या होता था कि आप लोगों को एक एसएमएस रिसीव होता था। अगर किसी बंदे को मेरी ये 3 इंफॉर्मेशन मिल भी गई हैं, इवन देन जब वो ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेगा तो जब तक वो ओटीपी नहीं डाला जाएगा तब तक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया कि पाकिस्तान में जितनी भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं वो 3DS सिस्टम को इस्तेमाल करें। ठीक है? लेकिन 3DS सिस्टम पूरी दुनिया में इंप्लीमेंटेड नहीं है। ठीक है? अब अगर तो ये फिक्सेशन हो जाती है कि पाकिस्तानी बैंक जो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं वो कल कला को बाहर जाते और उन सिस्टम में एक्टिविटी करने की कोशिश करते, तो बाहर तो बहुत सारे मुल्कों में ये ओटीपी वाला कंसेप्ट इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो वहां उन जगहों पे जाके हमारे क्रेडिट कार्ड चलने बंद हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ के जो पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड है उसमें दोनों वेज रखे हुए हैं कि अगर तो आपका जब ट्रांजैक्शन होने लगती है तो वो क्रेडिट कार्ड का बैंक जो होता है हमारा वो चेक करता है कि क्या ये 3DS को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अगर 3DS सपोर्ट करता हो तो वो 3DS वाले पाथ को फॉलो करवा देता है और एंड यूजर को ओटीपी जाता है और ओटीपी के थ्रू आपका ट्रांजैक्शन वैलिडेट होती है। लेकिन सपोज अगर आप अमेजन के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो अमेजन ने पूरी दुनिया को सपोर्ट देनी है, तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक में 3DS वाली सपोर्ट बैंक के पास नहीं है। तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर आप अमेजन पे अपना कार्ड की इंफॉर्मेशन देते हैं तो बगैर ओटीपी के आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, बिकॉज अब वो वाला पाथ इस्तेमाल करेगा जो अमेजन है वो नॉन 3DS के ऊपर चल रहा होता है, बिकॉज उसने पूरी दुनिया को अपनी सर्विसेज देनी है। ठीक है ना? तो इस तरह से करते हुए आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स के मुताबिक अपने सिस्टम को ऑपरेटेबल बनाते हो। अदरवाइज अगर आप 3DS पक्की पक्की इंप्लीमेंट कर दो तो आपके क्रेडिट कार्ड अमेजन पे चलने बंद हो जाएंगे, बिकॉज अमेजन आपको 3DS वाली सर्विस पे
ट्रांजैक्शन करना अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है। इसी तरह आपके बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे होंगे जो दुनिया में इम्प्लीमेंटेड ना हो। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि दुनिया ने बहुत से स्टैंडर्ड ऐसे इम्प्लीमेंट किए होंगे जो पाकिस्तान में ना इम्प्लीमेंटेड हो। ठीक है ना। तो अगर आपकी ऐसी एप्लीकेशन है जिसने इंटरनेशनली ऑपरेट करना है, तो आपने फिर पाकिस्तानी स्टैंडर्ड, पाकिस्तानी रूल्स, पाकिस्तानी रिक्वायरमेंट और बाहर के रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स को दोनों को सामने रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये इन्होंने कहा है कि आपने हर 6 महीने के बाद बायोमेट्रिक इंश्योर करवानी है। अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि एक बंदा है वो पाकिस्तान आता है 1 साल रहने के लिए, है वो फॉरनर, वो यहाँ पे अपना अकाउंट ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज हमारे यहाँ बहुत सारे नेशनल पाकिस्तान में आते होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्री हेड वगैरह जो है वो बाहर से आए हुए होते हैं। ठीक है। सुजुकी के जो यहाँ पे हेड होंगे पाकिस्तान के, वो नॉर्मली जापानी कोई होगा, वो फैमिली बिजनेस को जो रन कर रहा है। अब वो जब पाकिस्तान में रह रहा है और वो बीच में कभी कभी अपने मुल्क में भी जाता होगा वेकेशंस के ऊपर, उस सूरत में अगर उसके 6 महीने पूरे हो जाएं, तो अगर मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो मैं किसी बैंक में जाके अपनी वैलिडेशन ऑफ द बायोमेट्रिक करवा सकता हूँ। लेकिन जापान में तो नादरा नहीं बैठा हुआ कि मैं अगर जापान में हूँ और पीछे मेरा टाइम पूरा हो गया तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाए। तो इस तरह की चीजें भी आपने एडजस्ट करनी होती है कि वो रिक्वायरमेंट अगर किसी इंटरनेशनल लेवल का पर्सन है, नॉन पाकिस्तानी नेशनल है, तो उसके ऊपर शायद आप ये वाली रिक्वायरमेंट वेव ऑफ करा दो कि इसका अकाउंट पहले 6 महीने बाद ये बायोमेट्रिक ना भी करवाए तो इसका बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, वो बाहर का बंदा है। हो सकता है वो जापान में बैठा हो उस वक्त, और जापान में जाके वो अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा नहीं सकेगा क्योंकि वहां तो नादरा है नहीं। ठीक है। तो इस तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं। फिर आपने सॉफ्टवेयर को मैनेज करना होता है। अच्छा, मैनेजेबिलिटी जो है ना, आप सॉफ्टवेयर बना देते हो, एक बार बनाते हो, लेकिन उसे चलना होता है बार बार। ठीक है। और उसकी मैनेजमेंट जितनी आसान होगी, जितनी अच्छी होगी, जितनी एफिशिएंट होगी, जितना आपने ज्यादा कंट्रोल दिया हुआ होगा एडमिनिस्ट्रेटर्स को, उतने आपके सॉफ्टवेयर को चलते हुए फ्लॉज कम से कम आएंगे। जैसे अगर आपने किसी यूजर का पासवर्ड हैक हो जाता है किसी वजह से, तो अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक अच्छा इंटरफेस दिया है जिसके थ्रू वो किसी भी यूजर को फौरन से डिसेबल कर सकता है, तो जो ही उसको कोई यूजर रिपोर्ट करेगा कि मेरा पासवर्ड हैक हो गया, तो वो फौरन से उस यूजर को डिसेबल कर देगा। या अगर आपका क्रेडिट कार्ड है, वो खुदा न खास्ता आपका वॉलेट गुम हो जाता है, अब आपको पता है कि मेरा वॉलेट गया, तो उसके अंदर क्रेडिट कार्ड भी पड़ा हुआ था। अब जिस बंदे को मिलेगा वो उसके ऊपर ट्रांजैक्शन नंबर और तीनों चीजें देख के अमेजन वगैरह पे ट्रांजैक्शन कर सकता है। पाकिस्तानी दराज वगैरह पे तो नहीं होगी, बिकॉज वो ओटीपी मांगेगा, ओटीपी तो उसके पास नहीं होगा। लेकिन अमेजन के ऊपर अगर वो करना चाहेगा तो वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी, बिकॉज अमेजन 3DS सपोर्ट नहीं करता। तो वो क्या करेगा, फौरन से अपने बैंक को कॉल करेगा और कहेगा कि मेरा वॉलेट गुम हो गया, तो मेरे ये वाले कार्ड्स आप बंद कर दें। तो अगर तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने इस तरह का इंटरफेस दिया कि वो आसानी से उस क्रेडिट कार्ड को टेम्परेली या परमानेंटली ब्लॉक कर सके, तब तो ये काम फौरन से हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें 4 बंदों की अप्रूवल रिक्वायर्ड है, सपोज उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने इंप्लीमेंटेशन दी हुई है, और उनमें से एक भी बंदा छुट्टी पे है, उस दिन अवेलेबल नहीं है, सीट पे नहीं है, तो क्या होगा कि आपका वो टाइम लिमिट जो है वो बढ़ जाएगी। और इन द मीन टाइम जिस बंदे को वॉलेट मिलता है या जिसने आपका वॉलेट चुराया है, वो कोई ट्रांजैक्शन कर लेता है, तो आपको माली नुकसान का सबब बन जाएगा। तो इस तरह से आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हुए इन रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना होता है। अच्छा, अब इस एस्पेक्ट को कि आपने कोई एक्शन लेना है, तो वो कितने और एक्शन के साथ लिंक हुआ हुआ है, इसको कोहेन कहते हैं। कोहेन का मतलब ये है कि अगर मैंने एक एक्शन, एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो इसके लिए मुझे मजीद कितने उसी सॉफ्टवेयर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को छेड़ना पड़ेगा, जिसके बाद मेरा ये वाला एस्पेक्ट कंप्लीट होगा। जैसे वही वाली बात है कि अगर मैंने क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करना है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर के अपने पास राइट है, वो तो फौरन 1 मिनट में कर देगा जो इसको कॉल आएगी। लेकिन अगर उसने पहले अपने मैनेजर से अप्रूवल लेनी है, तो क्या करेगा कि वो यहाँ से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा। मैनेजर वाले इंटरफेस के पास एक रिक्वेस्ट नजर आना शुरू हो जाएगी कि ये एडमिनिस्ट्रेटर कह रहा है कि इस बंदे का क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है, ब्लॉक करना है। फिर मैनेजर उसको टिक लगा के अप्रूव करेगा तो तब ब्लॉक होगा। तो इसमें डबल टाइम हो गया, 2 बंदे इन्वॉल्व हो गए। अगर वो कहते हैं कि नहीं, मैनेजर के बाद जब मैनेजर भी उसको वेरीफाई कर ले कि ये ठीक रिक्वेस्ट है, इसको ब्लॉक कर देना चाहिए, उसके बाद जो क्रेडिट कार्ड का जो थर्ड ग्रुप है हमारा या थर्ड डिपार्टमेंट है, वो इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करेगा, तो 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गए। तो आपके सिस्टम की कोहेजन बढ़ती जा रही है। एक दूसरे के साथ जो सिस्टम है डिफरेंट, वो लिंक ज्यादा होते जा रहे हैं कि पहले कस्टमर सर्विस वाला, फिर
मैनेजर उसका, और फिर अब क्रेडिट कार्ड वाला डिपार्टमेंट। लेकिन आपकी ट्रांजैक्शन का दुरानिया बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैंने तो फौरन से रिसीव करके साथ ही रिक्वेस्ट रेज कर दी। अब जो मैनेजर है वो हो सकता है 10 मिनट के बाद चेक करे अपने स्क्रीन को, वो किसी काम में बिजी हो, मीटिंग में हो, सीट पे ही ना हो, उस दिन छुट्टी पे हो, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से वो मैनेजर वाला पॉइंट लूज हो जाएगा। फिर मैनेजर जब उस रिक्वेस्ट को ओके करने के बाद फॉरवर्ड करेगा क्रेडिट कार्ड वाले डिपार्टमेंट में, तो अब जब क्रेडिट कार्ड वाले डिपार्टमेंट का जो रेप बैठा हुआ है वो जब तक उसको नहीं देखता तब तक आपका क्रेडिट कार्ड ओपन फॉर ट्रांजैक्शन है, वो उस वक्त तक की टाइम फ्रेम के अंदर कुछ भी गड़बड़ की जा सकती है। बेटे कोई इंपॉर्टेंट बात है तो मुझसे भी कर लो, मुझे भी पता चल जाए। हम्म। आज क्या चक्कर है, कोई मजे का लेक्चर नहीं लग रहा है? एक तो मैं आज कोई गपशप इसलिए नहीं लगा रहा कि हमारे ऑलरेडी 2 वीक्स मिस हो चुके हैं, फिर आप लोगों के ऊपर एंड पे जाके लोड ना पड़े इसकी वजह से। एक तो हमारा लेक्चर थोड़ा सा खुश्क है, वरना मैं आप लोगों से फिर पूछना शुरू कर देता हूँ, कुछ चीजें हमने काफी सारी पढ़ी हुई भी हैं। हम्म। ये जो चेहरे हैं मैं फिर देखता जा रहा हूँ, फिर क्वेश्चनिंग ज्यादा मैं इनसे करूंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। आगे आपका क्विज भी है आज, ना करो ऐसे। अच्छा, तो ये हमारे मैनेजेबिलिटी के कंसेप्ट आ जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोहेजन थी और कपलिंग थी। ठीक है, जितनी आपकी डिपेंडेंसी सिस्टम की दूसरे कंपोनेंट पे बढ़ती चली जाएगी उतनी आपकी कपलिंग में इजाफा होगा, कोहेजन में इजाफा होगा, लेकिन आपके सिस्टम का रिस्पॉन्स में भी स्लो हो जाए। बिकॉज एक कंपोनेंट ने अगर सारा काम कर देना है तो वो जल्दी कर लेगा, दो कंपोनेंट ने मिलकर करना है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तीन या तीन से ज्यादा कंपोनेंट ने करना है तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगा। तो एक नॉर्मली स्टैंडर्ड की लिमिट होती है कि नॉर्मली 3 से कम रखी जाती है, इस तरह की जो डिपेंडेंसी होती है कि 3 से ज्यादा डिपेंडेंट चीजों ने मिलकर एक एक्शन को परफॉर्म करना है तो वो सिक्योर तो ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज 3 बंदे जब तक वैलिडेट नहीं करेंगे तब तक वो एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन उसमें टाइम भी फिर बढ़ते हैं। ठीक है, तो जहां आपकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां पे आप कोहेजन कपलिंग को बढ़ा देते हैं, लेकिन जहां पे आपकी एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां पे कोहेजन और कपलिंग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह फिर मेंटेनेबिलिटी है कि आपकी जो मेंटेनेंस है ना वो एक रीअकरिंग क्या कहते हैं एक्सपेंस होता है। आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर से सॉफ्टवेयर बनवा लिया तो एक बार पैसे देके बनवा लिया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अब आप उसको चलाना है तो आपने अपना डाटा सेंटर भी रखा हुआ है, आपने उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर भी रखे हुए हैं, आपने उसकी मेंटेनेंस भी करनी है, उस पर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लाइक पावर, नेटवर्क, कंप्यूटेशन के एक्सपेंसेस वो भी बियर करने हैं, और जब तक आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है वो आपने एक्सपेंस बियर करने ही करने हैं। फिर अगर कोई मसला आता है तो उसकी पैचिंग करनी है, उसके अंदर कोई नई फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट आती है वो डालनी है, कोई नई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आती है स्टेट बैंक की तरफ से फॉर एग्जाम्पल, वो आपने ऐड करनी है। ये सारी चीजें आपकी मेंटेनेंस फेज के अंदर चल रही होती है, जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कॉस्ट बसा औकात कम हो जाती है और सॉफ्टवेयर मेंटेन करने की कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक और इशू ऐसा भी आ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे को छोटा मोटा सॉफ्टवेयर था और एक दो डेवलपर्स से हमने बनवाया था, डेवलपर्स अंसार साहब ने बनाया था, अंसार साहब को अच्छी ऑफर आई, कंपनी छोड़ के चले गए, तो हमने एक नया बंदा हायर कर लिया। जब हमने नया बंदा हायर किया और अब कोई चेंज की रिक्वेस्ट आ गई, अब सॉफ्टवेयर तो अंसार ने बनाया हुआ था, अब उस बंदे को बैठ के अंसार साहब का लिखा हुआ कोड, और हम सपोज करते हैं कि अंसार साहब कमेंट्स डालने के आदी नहीं थे सॉफ्टवेयर बनाते हुए, ठीक है, तो अब क्या होगा कि मुझे पता नहीं आएगा कि यार अच्छा इसने वेरिएबल के नाम भी अजीब व गरीब से रखे थे, ए बी सी रखा हुआ था, मतलब ऐसे ही रखा था कि अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन अमाउंट, इस तरह की अगर वो इस तरह के नाम रखे थे तो फिर भी पढ़ के समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस वाले वेरिएबल में अकाउंट बैलेंस आ रहा है, इस वाले में अकाउंट नंबर आ रहा है। लेकिन अगर इसने ए बी सी डी रखा हुआ था, अब वो जो नया डेवलपर आ गया है उसको सॉफ्टवेयर में चेंज लाने के लिए अजाब मच जाएगा। ठीक है, और वो अंसार साहब को दिल में सो बातें सुना रहा होगा कि यार पता नहीं किस बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाया है, और उस टाइम क्लास में वो सो रहा था या पता नहीं क्या कर रहा था जब ये बातें बताई जा रही थी, अगर ये उसको गौर से सुन लेता तो क्या होता कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा बना होता और मैं आसानी से इसमें चेंज ले आता। मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे चेंज करूँ, तो एक्चुअली जो नई चेंज मेरी रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगी। सही है ना? तो इस तरह की चीजें आपने देखनी होती हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एटलीस्ट इन चीजों के जवाब दे सके। कौन सी चीजें जो यहाँ लिखी हुई हैं कि कैन आई फाइंड द कोड रिलेटेड टू द प्रॉब्लम और द रिक्वेस्टेड स्टेज। क्या जो मेरे सामने कोड है उसकी 50 फाइल्स बनी हुई हैं मुख्तलिफ, पाइथन की, सी की, वटेवर, तो क्या मेरी जो नई रिक्वायरमेंट आई है मुझे पता है कि मैं किस फाइल में जाके चेंज करूंगा तो ये वाला काम हो जाएगा। ठीक है, अगर तो आप इसका आंसर में यस में है तो उसका मतलब है कि आपका कोड मेंटेनेबल है। ठीक है,
अदरवाइज अगर आपको ये नहीं पता कि चेंज तो आ गई है, अब इन 50 फाइलों में से कहाँ जाके मैंने चेंज करनी, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि आपकी मेंटेबिलिटी में इशू आने शुरू हो गए हैं। क्या, चले मुझे पता चल गया कि मैंने इस वाली फाइल में चेंज करना है, तो जब मैं वो फाइल खोलता हूं तो उसमें जो कोड लिखा हुआ है क्या वो मुझे समझ आ रहा है? अगर मैं समझ पा रहा हूं तो उसका मतलब है मेरी मेंटेबिलिटी मजीद हाई हो गई। अगर मैं वो समझ ही नहीं पा रहा हूँ या मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है उसको समझने में, तो इसका मतलब है कि ये मेंटेबिलिटी वाला एस्पेक्ट जो है हमारा एनएफआर जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा। अच्छा, अगर मैंने उसके अंदर चेंज कर ली, तो क्या मुझे पता है कि यार ये चेंज की वजह से कहीं और इम्पैक्ट तो नहीं आएगा? पता चले ये वाली चीज तो मैं ऐड कर रहा हूँ, इसकी वजह से कुछ चलती नहीं तो और चीज खराब हो जाए। ठीक है, तो क्या मेरी चेंज को मैं वेरीफाई कर पा रहा हूँ कि ये जो चेंज है बिल्कुल ठीक इंप्लीमेंट हो गई है? तो इसका मतलब है कि मेरा सिस्टम बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं है कि यार यहाँ तो मैंने चेंज कर दी है, लेकिन कोई पता नहीं कि इसकी वजह से कहीं और गड़बड़ ना होगी हो, जो 50 फाइलों में से बाकी 49 फाइल्स थी उसमें से कोई इस वाली फाइल पे डिपेंडेंट हो, और मैंने यहाँ चेंज किए इसकी वजह से वो जो एक्स वाई जेड फाइल नंबर थी, फॉर एग्जाम्पल फाइल नंबर 30 थी, उसमें जो फंक्शनलिटी वो खराब हो गई है। इस चीज का एस्पेक्ट अगर आपको क्लियर है कि नहीं इसकी वजह से मुझे पता है कि कहीं और चेंज नहीं हुई या कहीं और चेंज हुई है, तो मैं उस वाली फाइल को खोल के वहां पे भी चेंज कर लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरी मेंटेबिलिटी इंश्योर हो रही है। और उसके बाद वही वाली बात है कि फाइल नंबर में कैन आई मेक द चेंज विद द लो रिस्क ऑफ ब्रेकिंग एग्जिस्टिंग फीचर। और अगर इसकी वजह से 6 नंबर में कि मैंने कोई एग्जिस्टिंग फीचर को ब्रेक कर भी दिया है, तो मैं उसको डिटेक्ट, डायग्नोज और रेक्टिफाई आसानी से कर पा रहा हूँ। ये सारे सवालात वो हैं जो आपके सॉफ्टवेयर की मेंटेबिलिटी की इश्योरिटी को इंश्योर करवाते हैं। ठीक है, तो अगर इन सारे जवाब पॉजिटिव में है तो मीन्स आपका सॉफ्टवेयर वेरी मेंटेनेबल है। इसमें से कुछ के जवाब नेगेटिव में आ रहे हैं तो उसका मतलब है आपकी मेंटेबिलिटी लो हो रही है, इसको आपको हाई करने की जरूरत है। और अगर सारे ही नेगेटिव में है तो फिर अंसार मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना, फिर अंसार को जॉब नहीं मिलनी चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपर की। ठीक है, दिल पे नहीं लेना मजाक में। अच्छा, इसके लिए एक कंसेप्ट है जो आपने अगर अभी नहीं पढ़ा तो शायद किसी और अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के उसमें पढ़ लें। वो है सीएमएमआई जैसे था उस तरह से एसएमएमआई चल रहा होता है, सॉफ्टवेयर मेच्योरिटी मॉडल। ठीक है, एसएमएमआई जो है ना वो इन मेंटेबिलिटी एस्पेक्ट्स को डील करता है, टारगेट करता है। और उसके अंदर जो उन्होंने थीम्स बयान की हुई हैं, जो वे ऑफ वर्किंग बयान किए हैं, उनके ऊपर अगर आप चलें तो आपका सॉफ्टवेयर अपने मेंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड को बड़ा हाईली वो कर रहा होता है। और जो आपके इंटरनेशनल लेवल के सॉफ्टवेयर हैं वो एसएमएमआई के हवाले से सर्टिफाइड होते हैं, बिकॉज उन्होंने चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करना होता है और उनके पीछे मिलियंस ऑफ लाइक डॉलर्स की ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, तो वो एसएमएमआई के फीचर्स को इंश्योर कर रहे होते हैं कि हमारे सिस्टम में इम्प्लीमेंटेड रहे। अच्छा, उसके बाद आती है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस जैसा आपको पता ही है कि आपके सॉफ्टवेयर की अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी तो एंड यूजर उससे मुतनफर हो जाएंगे। ठीक है ना, वो उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कहेंगे यार सॉफ्टवेयर तो बहुत स्लो है, ठीक काम नहीं करता। तो शायद वो उसकी वजह से आपकी सर्विसेज लेना ही छोड़ दें, क्योंकि उनको कोई और एफिशिएंट सर्विस मिल जाती है, प्रोवाइडर मिल जाता है। तो कहेंगे जिस तरह नेट का कनेक्शन है कि आपने नेट का कनेक्शन लिया हुआ है पीटीसीएल से और उसकी स्पीड आपको अच्छी नहीं मिल रही, तो आप ऑटोमेटिकली किसी और प्रोवाइडर के पास चले जाएंगे। आपके पास मार्केट में और भी अवेलेबल है, नयाटेल है, और भी एक्सवाइजेड कंपनीज होंगी। ठीक है ना, तो इसकी वजह से आपकी स्पीड या परफॉर्मेंस ऑफ योर एप्लीकेशन बड़ा मैटर करती है आपके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और उनको रिटेन रखने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स आप देख सकते हैं कि आपका सिस्टम कितनी ट्रांजैक्शन को एफिशिएंटली रन टाइम पे हैंडल कर लेता है एक वक्त में। ठीक है, कितने यूजर को हैंडल कर लेता है, कितना डाटा लोड आपका सिस्टम बर्दाश्त कर सकता है। डाटा लोड से क्या मुराद है कि जैसे दराज की हमने एप्लीकेशन अपने जमाने किसी पुराने उसमें डिस्कस की थी, उसका मैं सिर्फ आपको रेफरेंस देता हूँ कि जिन दिनों की उनकी सेल लगती है 12-12 वाली या इस तरह की, या बाहर के ममालिक में अमेजन पे ये 25 दिसंबर के आसपास क्रिसमस में उनकी मुख्तलिफ सेल्स लगती है, तो उस वक्त बहुत ज्यादा यूजर्स आपके सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, दराज के भी या अमेजन के भी बहुत ज्यादा लोग परचेजिंग कर रहे होते हैं। तो आपका सिस्टम उस वक्त कैसी परफॉर्मेंस दे रहा होता है उस पीक टाइम के ऊपर, ये बड़ा मैटर कर रहा होता है। ठीक है, तो इन एस्पेक्ट्स को आप लोगों ने वेरीफाई करना होता है। इसी तरह आपका सिस्टम पोर्टेबल है कि नहीं, क्योंकि आपकी चीजें चेंज होती रहती है। जैसे एक जमाना था कि हमारे जितने भी बैंक्स थे वो कोबोल बेस्ड सिस्टम पे चल रहे होते थे। कोबोल एक लैंग्वेज थी, कॉमन बिजनेस ऑपरेशंस लैंग्वेज। ठीक है,
ये बात है लाइक 70s एंड 80s की बात होगी। फिर एक जमाना आया, कुबोल खत्म हो गई, उसकी जगह विजुअल बेसिक्स वगैरह ने ले ली, ठीक है। तो चीजें उस पे चली गई, वो खत्म हुआ तो डॉट नेट आ गया, जावा आ गई, ठीक है। अब जो है मजीद कुछ टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आने वाले दिनों में मजीद टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी। तो टेक्नोलॉजी का ना 10 से 20 साल का एक पीरियड होता है। 10 से 20 साल के बाद आपको सब उसको चेंज करना ही पड़ता है, आपकी मजबूरी बन जाती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका आज का एक एप्लीकेशन, आपका एक बिजनेस रन हो रहा है, कोई बैंक है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, और 10-12 साल गुजर जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है। तो अब एग्जिस्टिंग सिस्टम को नई टेक्नोलॉजी पे इसी फंक्शनैलिटी के साथ आप कितनी आसानी से पोर्ट आउट कर सकते हो, ये भी बड़ा मैटर करता है। मतलब आपने सिर्फ आज को नहीं देख के अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन करना, आपने आज से बाद आने वाली चेंजेस को देखकर भी अपने सिस्टम को डिजाइन करता है कि कल को अगर इसके अंदर कोई चेंज लाई जाए तो कितनी आसानी से हमें सिस्टम को मैनेज कर सकें, ठीक है। अच्छा, पोर्टेबिलिटी आपकी जो है ना, एक जनरलाइज एब्स्ट्रैक्शन मैनेज करवाती है आपकी बिजनेस लॉजिक में और आपकी टेक्नोलॉजी में। पहले क्या होता था कि हम लोग सारी चीजें इकट्ठी कोड कर देते थे। अब आपने देखा होगा वो 3 टियर एप्लीकेशन का दौर आ गया कि जिसमें आपकी फ्रंट एंड अलग होता है, बिजनेस लॉजिक अलग होती है, और डाटा जहां पे पड़ा होता है वो तीनों चीजें अलग अलग टीयर्स के ऊपर काम कर रही है। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल पहले जमाने में मोबाइल नहीं थे, अगर मैंने अपनी एप्लीकेशन 3 टियर में बनाई है तो मेरा जो फ्रंट एंड का टियर है वो सिर्फ और सिर्फ वेब पेजेस दे रहा होगा। उसके बाद क्या होगा कि उमर मैसेज कर दो यार, ये जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, अगर क्विज मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ठीक है। उनको कहो कि क्विज शुरू होने वाला है, आप ही जान दो। अच्छा, आपने वेब सर्विसेज की अगर अलग टियर बनाई हुई है, एपीआई बिहाइंड द सीन लॉजिक के लिए रखी हुई है, और डेटाबेस आपकी थर्ड लेवल पे मेंटेन हो रही है, तो अब क्या हुआ कि जब लोगों ने मोबाइल यूज करना शुरू किए, तो अब आप क्या करेंगे कि आप सिंपल, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर वेब फॉर्म्स बने हुए थे, आप इसी तरह एक एंड्रॉइड की और आईफोन की एप्लीकेशन बनवा लेंगे। वो उसी मिडिल टियर को जिसमें बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट हुई है उसको कॉल कर करके अपना काम कर देंगे। अगर आपने ये काम नहीं किया हुआ था, आपने 2 टियर एप्लीकेशन डिजाइन की हुई थी, इसका मतलब है कि आपने बिजनेस लॉजिक और फ्रंट एंड दोनों को इकट्ठा रखा हुआ था। अब आपने वो सारी, मैंने जो वेब फॉर्म बनाते हुए की थी, वेबसाइट बनाते हुए की थी, अब अगर आप अपनी एप्लीकेशन को एंड्रॉइड पे भी लेके जाना चाह रहे हैं, अब आपको सारी फंक्शनैलिटी एंड्रॉइड वाले सॉफ्टवेयर में भी डालनी पड़ेगी। आईफोन में ले जाना चाह रहे हैं तो वहां पे भी डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको 3 टियर्स पे डिस्कार्ड नहीं किया हुआ था। 3 टियर्स का मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन लेयर अलग है, उसमें सिर्फ फॉर्म्स बने हुए हैं। फॉर्म में आप क्लिक करते हैं क्रिएट अकाउंट, सेंड मनी, तो वो क्या करती है, वो बीच वाली टियर को कॉल करती है, वहां पे एपीआई चल रही है। उसको जब आप क्रिएट अकाउंट की एपीआई को कॉल करते हैं, वो आपसे 2-3 चीजों का डाटा लेती है और आपका अकाउंट क्रिएट कर देती है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आपकी 3 टियर एप्लीकेशन बनी हुई है तो आपके वेब फॉर्म से क्रिएट अकाउंट की रिक्वेस्ट आए, या एंड्रॉइड से क्रिएट रिक्वेस्ट आए क्रिएट अकाउंट की, या आपकी आईफोन वाले इंटरफेस से आए, तीनों को पीछे बिजनेस लॉजिक में एक ही फंक्शन हैंडल कर रहा होगा, जो कि आपकी एपीआई होगी, जो कि क्रिएट अकाउंट के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है ना। तो आपको फ्रंट एंड पे 3 अलग अलग सिर्फ फ्रंट एंड्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने वो चीजें इंटीग्रेट की होती 2 टियर वाले केस में, जो कि पुराने जमाने की एप्लीकेशन होती थी, तो फिर एंड्रॉइड के लिए भी आपको पूरे का पूरा क्रिएट अकाउंट का कोड अपनी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करवाना पड़ता, जिससे आपका काम डबल हो जाता। और कल को जब आप आईफोन वाला एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें भी आपको सारी चीजें डालनी पड़ती हैं। फिर अगर आपका अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस चेंज हो जाता, उसमें कुछ चेंज आती, तो आपको 3 एप्लीकेशन में जाके चेंज करनी पड़ती, तीनों जगह पे रहने, ठीक। उसका ये फायदा हो रहा है। तो यहां तक कोई सवाल है आप लोगों का? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अच्छा, आप लोग फिर ऐसा करें, 1 मिनट है आप लोगों के पास क्विज के लिए। ओके फाइन, हम वापस आते हैं। प्राइवेसी को हमने अच्छा खासा डिस्कस किया था अपने 6th लेक्चर में या 5th लेक्चर में, ठीक है। आपको इल्म है प्राइवेसी क्या होती है, उसके एस्पेक्ट्स की, तो हम यहाँ पे उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। वही सारी चीजें जिनको हमने बड़ी डिटेल में देखा था कि प्राइवेसी के एस्पेक्ट्स को, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स को, कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, जिस तरह जीडीपीआर वगैरह था, फिर अमेरिका वगैरह ने भी अपने इसके हवाले से स्टैंडर्ड्स निकाले हुए थे, ठीक है। और वो किस हवाले से यूजर की चीजों को कवर अप कर रहे होते हैं।
तो उसमें चॉइस, कॉन्सेंट, यूजर अपने डाटा की यूजेज का कॉन्सेंट जब तक आपको ना दे, आप उसके डाटा को, स्पेशली यूरोपियन सिटीजन्स के डाटा को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना आपके ऊपर ह्यूज फाइन एंड पेनल्टीज पड़ती हैं। एक्सेस, पार्टिसिपेशन, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, ये सारी चीजें प्राइवेसी के एस्पेक्ट्स में आती हैं। ये आप लोग थोड़ा सा इनको ना रिव्यू कर लीजिएगा, ये मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और फिलहाल ये आपके एग्जाम में अभी आ भी नहीं रहे। हम उन चीजों को ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे जो हमने पहले कहीं डिस्कस नहीं की, ठीक है, अपने किसी किसी पिछले लेक्चर में। अच्छा, खुदा न ख्वास्ता आपका सिस्टम किसी भी वजह से किसी मसले का शिकार हुआ और वो डाउन हो गया, खराब हो गया। अब आपने उसको चलाना तो है, रिकवर तो करवाना है। तो आपके सिस्टम में रिकवरेबिलिटी के हवाले से आपने चीजों को कैसे कैटर फॉर किया हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि आपके मल्टीपल सिस्टम होंगे, कोई एक सिस्टम तो होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ की बात करें, आपके यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे एक तो आपका स्टूडेंट एनरोलमेंट का सिस्टम है कि जिसमें जब नए स्टूडेंट्स आते हैं तो एनरोल हो जाते हैं, फिर हर सेमेस्टर में उनकी नई रजिस्ट्रेशन होती हैं, टिल एंड चलता रहता है। फिर आपका एक अटेंडेंस का सिस्टम होगा जिसमें आप लोगों की अटेंडेंस जा रही है। फिर एक आपका एग्जामिनेशन का सिस्टम होगा जिसमें आप लोगों के एग्जाम के मार्क्स और इस तरह की चीजें जा रही है। अब ये सारे के सारे सिस्टम या कंपोनेंट सिस्टम्स मिलकर आपकी यूनिवर्सिटी का एक ओवरऑल मेन सिस्टम बना रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से हर सिस्टम की एक जैसी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, कुछ की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, कुछ की कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो अगर किसी सिस्टम में एक हल्की फुल्की खराबी आती है, एनरोलमेंट की फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, तो क्या होगा कि आप लोगों की एनरोलमेंट थोड़ी सी लेट हो जाएगी, एक हफ्ता लेट हो जाएगी, 2 हफ्ते लेट हो जाएगी, लेकिन इसका आपकी पढ़ाई से डायरेक्ट इम्पैक्ट कोई नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर आपकी अटेंडेंस या आपके एग्जाम्स वाला सिस्टम डाउन हो जाता है, तो इसका शायद एक मेजर इफेक्ट आ रहा होगा, वो इसकी बेस पे आपके ग्रेड असाइन नहीं हो रहे होंगे, इसकी बेस पे आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है ना, या उसका डाटा करप्ट हो जाता है, वो उस तरह का मसला हो जाता है। इसी तरह किसी भी सिस्टम के अंदर मल्टीपल इश्यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी बैंकिंग ऐप में अगर अकाउंट क्रिएट करने वाला सिस्टम थोड़ी देर के लिए नहीं चल रहा, तो मसला तो आएगा कि नए यूजर्स के अकाउंट नहीं बन पाएंगे, लेकिन पुराने यूजर जो कई हजारों की तादाद में होंगे, वो अपने काम अगर सही परफॉर्म कर रहे हैं तो चलें, ठीक है। बड़ा छोटे से चंक डिस्टर्ब होगा, और वो लोग होंगे जो भी आपके कस्टमर नहीं बने, उन्होंने अपने अकाउंट आपके पास खुलवाने हैं, वो नहीं खुलवा पा रहे। लेकिन अगर आपका जो रनिंग अकाउंट्स है, जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, अगर उसमें कोई गड़बड़ आती है और आपके जो एग्जिस्टिंग यूजर है वो पैसे भेजना चाह रहे थे और वो पैसे भेज नहीं पा रहे, तो ये आपके लिए एक बड़ा ब्लो है। क्योंकि वो यूजर ज़ाहिर है को बिजनेस एंटिटीज होंगी, उन्होंने किसी जगह को पैसे सबमिट कराने होंगे, जब वो टाइम पे अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर पाएंगे, तो जिनको उन्होंने पेमेंट्स करनी थी वो उनकी तरफ से उन पर प्रेशर आएगा कि आपने कमिट किया था कि फॉर एग्जाम्पल आपने 11 तारीख में पेमेंट करनी है, तो आपने क्यों नहीं की। तो अब वो ये तो नहीं सुनेंगे कि आपका बैंकिंग चैनल डाउन हो गया था, आपकी बैंकिंग ऐप काम नहीं करे थी, इस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक आपके लिए बड़ा मेजर ब्लो है। तो आप जो रनिंग अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन वाले सिस्टम है, वो आपके लिए ज्यादा क्रिटिकल है बेनिस्बत उन लोगों के लिए जो आपके नए कस्टमर है। ऑल्दो वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट उनके लिए आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं कि ठीक है, हमने आपकी एप्लीकेशन ले ली, आप प्रोसेस कर रहे हैं, कल तक आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन वो एग्जिस्टिंग बंदे हैं जिनके आपके पास अकाउंट है, जिन्होंने अपने पैसे आपके पास बतौर अमानत रखवाए हैं कि जिस तरह से वो जब चाहेंगे तो उसको यूज कर लेंगे, वो अगर अपने ही पैसों को इस्तेमाल ना कर पाएंगे तो वो एक आपके लिए ज्यादा एक इशू क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना, लीगली। तो आपने अपने सिस्टम में लीगल एस्पेक्ट्स के हवाले से भी और वैसे भी आपने रिकवरेबिलिटी को मेंटेन रखना है। और उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला तो सवाल ये होगा कि आपके सिस्टम के वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप रिकवर करवाना चाहेंगे अर्लीस्ट। जाहिर है आपके तो सारे का सारा सिस्टम ही दोबारा चलाना है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रिटिकल एस्पेक्ट कौन से हैं उसको आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद आपने ये देखना है कि आप उसको कितने फास्टली रिकवर करवा सकते हैं। आपका डाउन टाइम क्या है, 1 घंटा है, आधा घंटा है, 1 दिन है, 2 दिन है, वो आपकी रिकवरेबिलिटी के टारगेट्स होंगे। और फिर अगर आपने 1 घंटा अपना डाउन टाइम रखा हुआ है, रिकवरेबिलिटी का टाइम रखा हुआ है, तो फिर आपने उसको इंश्योर करने के लिए कौन कौन से एक्शंस अपने सिस्टम के अंदर लेने हैं कि जिसकी वजह से जब भी आपकी एप्लीकेशन डाउन हो, विद इन 1 आवर आप उसको वापस एक्टिव कर लें, ठीक है। ये स्टेप्स आप देख रहे होंगे। इसके लिए कुछ लेवल्स डिफाइन हुए हैं। तो
उसके लिए क्या होता है कि अगर आपका क्रिटिकलिटी लेवल आपके सिस्टम का 1 है या उस कंपोनेंट का 1 है, इसका मतलब है कि यार ये जो प्रोसेस है, ये जो एरिया है, ये वाली जो एप्लीकेशन है, ये जितने भी आपके बिजनेस आवर्स हैं वो 24/7 है, 9 to 5 है, 5 दिन वीक है या 7 डेज अ वीक है, जो भी आपके बिजनेस आवर्स बनते हैं आपकी एप्लीकेशन के, उसके दौरान में ये अवेलेबल रहनी चाहिए। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो है रिकवरी ऑब्जेक्टिव, या जो मिनिमम डाउन जो मैक्सिमम डाउन टाइम है आपका वो लेस देन 2 आवर्स है। कि अगर ऐसी एप्लीकेशन जिसका क्रिटिकलिटी लेवल 1 है, वो अगर किसी वजह से डाउन हो जाती है, तो वो विद इन 2 आवर्स आपकी जो है ना एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, उसका डाउन टाइम मैक्सिमम 2 आवर्स होगा। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप डाटा रेप्लिकेशन इंप्लीमेंट करवाते हैं कि आपका डाटा रेप्लिकेट हो रहा हो। एक डाटा सेंटर इस्लामाबाद में है, एक कराची में है। तो क्या हो कि अगर खुदा न खास्ता आपका कराची वाला डाटा सेंटर डाउन हो जाता है, तो आप वो जो कराची में जो नया डाटा पड़ा हुआ था वो आप इस्लामाबाद में मूव करके सारी सर्विसेज को इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दें। ठीक है ना। तो इसके अंदर आप 2 आवर्स के अंदर अंदर आप ये वाली एक्टिविटी करके अपने यूजर्स को वापस सर्विस देना शुरू कर देंगे। लेवल 2 ऐसे सर्विसेज जो इतनी ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, जो थोड़ा सा टाइम मेंटेन उनको मिल जाए तो कोई इशू नहीं। जैसे हमारा यूनिवर्सिटी का सबमिशन का सिस्टम था जो नहीं काम कर रहा था ईद के दिनों में, इट्स ओके। इनके लिए 2 आवर्स से 24 आवर्स की विंडो होती है कि विद इन 24 आवर्स आपका ये सिस्टम अप हो जाना चाहिए। ठीक है। इसके नॉर्मली हम डाटा शेडोइंग वगैरह के कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर लेते हैं। फिर लेवल 3 के बिजनेसेस आते हैं कि जो कि 2-3 दिन तक ना भी चलें तो उनके लिए कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता फाइनेंशियली या प्रोफेशनली। वो 72 आवर्स उनका मैक्सिमम टाइम होता है, 3 दिन का। ठीक है। उसके लिए आप मीडिया रिकवरी यानी कि आपने बैकअप्स लिए होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि वो बैकअप्स रीस्टोर कर लेते हैं, सिस्टम को दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है। इसके लिए मैं कंसेप्ट अभी आपसे डिस्कस करता हूँ ये वाले चौथा लेवल के बाद। और जो ऐसे सिस्टम जिनका इतना ज्यादा क्रिटिकल सिस्टम नहीं है, वो 72 आवर्स प्लस होता है, उसमें आपको इस तरह ज्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं होती। मतलब 72 आवर्स के बाद भी अगर ऑपरेट हो जाए तो खैर है, वो इशू नहीं होता। इसके लिए ना हम नॉर्मली अपनी ना डीआर साइट्स बनाते हैं, डिजास्टर रिकवरी साइट्स। अच्छा, कुछ हॉट साइट होती है, कुछ कोल्ड साइट होती है, कुछ ब्लैक साइट्स होती है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका डाटा सेंटर है। तो अगर तो वही एक डाटा सेंटर है, इसका मतलब है कि अगर खुदा ना खास्ता यही डाटा सेंटर डाउन हो गया, तो मुझे तो नए सिरे से कंप्यूटर लेने पड़ेंगे, किसी वजह से तबाह हो गया डाटा सेंटर। ठीक है। कंप्यूटर खरीदूंगा, उन पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा, उनके ऊपर फिर .NET या जिसमें भी आपकी एप्लीकेशन बनी हुई है वो इंस्टॉल करूंगा। फिर एप्लीकेशन का कोड मैं देखूंगा कहाँ पड़ा हुआ है, डेवलपर्स ने मुझे किसी सीडी पे राइट करके दिया होगा, वो मैं उस पर डिप्लॉय करूंगा, और फिर सिस्टम को चलाऊंगा। इतना बड़ा, सबसे पहले प्रोक्योरमेंट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मतलब जो सर्वर्स वगैरह होते हैं वो आपको रेडिली अवेलेबल नहीं होते, बाजू का तो उनकी परचेजिंग में 3-3 महीने भी लग जाते हैं अगर आपने बाहर से मंगवाने हो। ठीक है, क्योंकि वो कस्टम क्लियरेंस होती है, पहले ऑर्डर जाता है, फिर वो ऑर्डर पे बनते हैं, फिर वो कस्टम क्लियरेंस होती है, पाकिस्तान आते हैं, इस पे 3 महीने भी लग जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जिनको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है क्रिटिकलिटी की, वो कहते हैं नहीं 3 महीने तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं वो अल्टरनेट डाटा सेंटर्स बना लेते हैं। ठीक है, एक और कराची में था तो पिंडी बना लिया, इस्लामाबाद में था तो लाहौर बना लिया, इस तरह से। अब उसमें फिर कैटेगरीज होती है। एक होती है ब्लैक साइड, वो क्या करते हैं कि वो जगह लेके रख लेते हैं, उसमें पावर, तारे शारे, ये वो ये सारा सेटअप करके रख लेते हैं, लेकिन उसमें कोई हार्डवेयर वगैरह इंस्टॉल नहीं करते। ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी उनके मेन डाटा सेंटर में कोई गड़बड़ होती है, उस वक्त वो ब्लैक मतलब अंधेरे में पड़ा होता है, मतलब उसमें कोई पावर एक्टिविटी नहीं होती। यूं ही आपका वो सिस्टम डाउन होता है मेन वाला, तो आप यहाँ पे चीजें कमीशन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, और फिर उनको एग्जीक्यूट करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, और सारा कुछ करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपकी कोल्ड साइट। कोल्ड साइट के केस में क्या होता है कि आपके यहाँ कमरा या सर्वर रूम तैयार होता है, उसमें सर्वर्स लगे हुए होते हैं, पावर नेटवर्क वगैरह की अवेलेबिलिटी होती है, वो सिर्फ एक्टिव नहीं होती। तो जिस दिन आपके मेन डाटा सेंटर की कोई एप्लीकेशन डाउन होती है, तो आप उन सर्वर्स को ऑन करते हो, उस पे एप्लीकेशन डिप्लॉय, मतलब इसलिए इसको कहते हैं कि ये कोल्ड है ना। ठीक है। ये वो होते हैं लेकिन वो बंद पड़े हुए होते हैं। तो जो ही आपका मेन डाटा सेंटर डिस्टर्ब होता है, तो आपको वो जो हार्डवेयर परचेजिंग, उसका सेटअप करना, उसको बिजली पावर वगैरह के ज़ाहिर है बैकअप्स वगैरह के सारे हिसाब किताब प्रोवाइड करना, कि उसमें मेन पावर हो, फिर उसके बाद पीछे जनरेटर भी हो, ऑल्टरनेट पावर अरेंजमेंट्स भी हो, ये सारी चीज़ें हुई भी होती हैं। तो आप सिर्फ उनको ऑन करते हो, उसकी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो,
और डाटा रिस्टोर करते हो बैकअप से और सिस्टम चला देते हो। फिर आ जाते हैं वार्म साइट्स। वार्म साइट्स क्या होती है कि वो ना सिर्फ ये कि आपने डाटा सेंटर बनाया होता है, उसमें पावर होती है, उसमें सर्वर्स लगे हुए होते हैं, उन सर्वर्स पे एप्लीकेशंस भी डिप्लॉय हुई हुई होती हैं। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना होता है कि सिर्फ स्विचिंग करनी होती है, या अगर बैकअप है तो वो रिस्टोर करके उसको चलाना होता है। बाकी आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी टू रन होती है, सिर्फ बैकअप रिस्टोर किया और साथ ही उनको एक्टिव कर लिया। और आखिरी होती है लेवल हाई अवेलेबिलिटी का। हाई अवेलेबिलिटी में क्या होता है कि आपके सर्वर रन हो रहे होते हैं, डाटा रियल टाइम पे वहां ट्रांसफर हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका यहाँ पे एक अकाउंट बना है, तो आपका रेप्लिकेशन टाइम अगर 1 मिनट का है, तो 1 मिनट के बाद उस डाटा की कॉपी उस सर्वर पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर अंदर जो अपडेटेड डाटा है वो उस वाली साइट पे पहुंचा हुआ होगा। तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा कि खुदा न खास्ता आपका ये वाला सर्वर डाउन होता है, ठीक है, आपने देखा कि हमारे को प्रॉब्लम होगी है, आपकी सर्विसेज को आपने सिर्फ रीडायरेक्ट करना होगा कि पहले आप इस आईपी पे जाके कनेक्ट हो रहे थे सर्विसेज चलाने के लिए, अब आपने वो वाला आईपी एक्टिवेट कर दिया, तो आपको शायद डाटा डाउन टाइम भी विद इन 1 मिनट आ रहा हो। 1 मिनट का जो डाटा था जो अभी तक उस वाले सर्वर में रेप्लिकेट नहीं हुआ था, सिर्फ वो जाया होगा। बाकी सारी सर्विसेज सब कुछ 1 मिनट के डाटा के लॉस के साथ आपकी दूसरी साइड से चलना शुरू हो जाएंगी। और ये कॉन्फ़िगरेशन करने में आधा घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका डाटा सेंटर डाउन हुआ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद में जल्जला आ गया और आपके डाटा सेंटर की बिल्डिंग तबाह हो गई। ठीक है, अब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जो आपकी टीम्स बैठी हैं, उनको 10 मिनट के बाद पता चला कि सर्विसेज नहीं चल रही, यूजर ने कंप्लेंट की। ठीक है, उन्होंने चेक करना शुरू किया कि इस्लामाबाद के डाटा सेंटर वालों से रिस्पांस लिया कि आप लोगों की सर्विसेज क्यों नहीं चल रही, नेटवर्क का इशू आया, और प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि डाटा सेंटर तो तबाह हो गया। तो कहेंगे ओके फाइन, उन्होंने फौरन अपने सर्वर्स एप्लीकेशन में जाके चेंज करना शुरू किया कि अब हमारी जो पॉइंटिंग है वो पहले इस्लामाबाद की आईपी पे हो रही थी सर्विसेज की, अब वो कराची वाले या लाहौर वाले आईपी पे हो जाए। तो इस सारे काम में आधा घंटा, 45 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर आपका सारा जो डाटा है, सारी ट्रैफिक जो है राउट हो जाएगी कराची या लाहौर वाले डाटा सेंटर पे। ठीक है ना, तो इस दौरान के अंदर अंदर जो लेस देन 2 आवर्स वाला टाइम है वो मेंटेन कर लोगे। ठीक है ना, कि विद इन 2 आवर्स आपके सारे सिस्टम फुली ऑपरेशनली किसी और जगह से चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका आ जाता है रिकवरेबिलिटी का कंसेप्ट। फिर आती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी एक्चुअली इंटेग्रिटी से रिलेटेड, कि आपका जो भी सिस्टम है आप उस पर कितना रिलाय कर रहे हैं कि ये किसी भी इशू के केस में अपनी ऑपरेशंस को उसी तरह से मेंटेन रखेगा जिस तरह से वो इशू के बगैर चल रहा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ एंड यूजर आप पे, कोई मिलिशियस यूजर आप पे अटैक कर देता है, तो आपके सिस्टम की अवेलेबिलिटी तो डिस्टर्ब नहीं कर दी, कॉन्फिडेंशियलिटी तो डिस्टर्ब नहीं कर दी, इसी तरह से इंटेग्रिटी तो डिस्टर्ब नहीं कर ली। तो आपको कितना रिलाय है अपने सिस्टम पे। और अगर कम रिलाय है, आप समझते हो कि यार अच्छा मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी भी तो रिलाय है, अवेलेबिलिटी का इशू है, या फॉर एग्जाम्पल अवेलेबिलिटी तो मैंने इंश्योर की भी है लेकिन इंटेग्रिटी या कॉन्फिडेंशियलिटी मेरी कंप्रोमाइज हो सकती है। इन सारे एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए अगर किसी एरिया में आपका रिलायबिलिटी फैक्टर कम है, तो फिर आप उसको इनहेंस करने की कोशिश करते हो। जैसे अगर अवेलेबिलिटी का इशू था, तो आप क्या करोगे, आप एक ऑल्टरनेट डाटा सेंटर, वार्म साइड, कोल्ड साइड, ब्लैक साइड बना दोगे, ताकि आपकी अवेलेबिलिटी का मसला अगर कभी गड़बड़ होती है तो रिजॉल्व हो सके आसानी से। कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है तो आप कोई इंक्रिप्शन टाइप टेक्निक से अप्लाई करने की कोशिश करोगे, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, स्ट्रॉन्ग ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट कर दोगे। ठीक है, पहले आपने सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड रखा था, अब आप ओटीपी वाला सिस्टम भी इंप्लीमेंट कर दोगे कि ताकि ऑथेंटिकेशन के लिए आप मिलिशियस यूजर के लिए मजीद हर्डल क्रिएट कर दो। इंटेग्रिटी के केस में आप चेकसम्स, अगर आप पहले MD5 यूज कर रहे थे, अब आप SHA-3 पे चले जाओगे कि यार हो सकता है MD5 भी क्रैकेबल है, तो उसमें आप हैवी किस्म का वो मतलब आपने जो एल्गोरिदम है SHA-3 वाला वो लगा लिया ताकि उसकी इंटेग्रिटी ज्यादा इंश्योर हो जाए। तो इस तरह से एस्पेक्ट्स आप लेते हुए अपने सिस्टम को इम्प्रूव करोगे। और इसके अंदर आपके मल्टीपल एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। कौन कौन से, कि जैसे आपका जो सिस्टम है, जो आपके डिवाइसेस है, जो आपके सर्वर्स है, जो आपकी एप्लीकेशन है, वो उसी तरह परफॉर्म करें जिस तरह आपने डिजाइन किए थे। वो कोई मिलिशियस एक्टिविटी के केस में भी आपकी सर्विसेज को उसी तरह से मेंटेन रखते हैं जैसे उनको डिजाइन किया गया था। अगर कोई सिस्टम या कोई डिवाइस फेल हो रही है, तो वो उसको रेप्लिकेट कर लें, उसका कोई ऑल्टरनेट वे अराउंड इस तरह से निकाल लें कि आपकी सिस्टम की सर्विसेज एंड यूजर के लिए डिसरप्ट ना हो।
इसी तरह से आपकी जो फंक्शनल यूनिट है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो कितने अरसे के बाद उसमें गड़बड़ आती है। जैसे वो आप गाड़ी चलाते हैं, तो आज वो मेरे ख्याल में वो खातून नहीं आई जिन्होंने कहा था कि ब्रेक रोकने के लिए होती है, चलाने के लिए भी है, आ गई है ना वो, हाँ। तो अब गाड़ी है तो वो आपकी मेंटेनेंस मांगती है। आपको पता है कि थोड़े अरसे के बाद, इतने किलोमीटर्स के बाद मैंने इसका ऑयल चेंज करना है, इसकी ट्यूनिंग करवानी है। नहीं करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली गड़बड़ होगी उसके अंदर। इसी तरह डाटा, फॉर एग्जाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी है। अब आपकी यूनिवर्सिटी कब बनी थी, कुछ आइडिया है आपको? हाँ, 98। अच्छा, इसका मतलब है कि इसको तकरीबन 30 साल होने वाले हैं। अब आपका 30 साल पहले कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने यहाँ डिग्री करना शुरू की, फिर और आए, फिर और आए, फिर और आए। तो आपकी सपोज डेटाबेस का साइज था पहले 100 MB, जब 98 में स्टार्ट हुई थी, स्टूडेंट्स ही नहीं थे ना। ठीक है, तो 100 बंदे रजिस्टर हुए होंगे, 1000 रजिस्टर हुए होंगे। होते होते 10 साल गुजरे तो आपके डेटाबेस का साइज हो गया 1 GB। फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए अब शायद आपका 10 GB, 20 GB साइज हो गया वो डेटाबेस का, क्योंकि अब 30 साल के स्टूडेंट्स का डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि पहले मैं बैकअप जब लेता था ना, तो मेरा बैकअप 15 मिनट में हो जाता होगा। क्यों? क्योंकि 100 MB डाटा था, 1 GB डाटा था। अब जब मैं 30 GB डाटा को बैकअप लेता हूं, तो वो टाइम भी ज्यादा ले रहा है, फिर उसको स्टोर करना भी मुश्किल है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमारी ब्लू रे भी 30 GB तक के तकरीबन साइज होता है उसका, ठीक है ना। अब 30 GB से डाटा हर हफ्ते अगर मैं बैकअप लेता हूँ, तो मेरे लिए बड़ा मसला हो रहा है। और वो 30 GB में से मेजर डाटा उन बच्चों का है जो अपनी डिग्री आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 5 साल पहले कंप्लीट कर चुके हैं। उनके अंदर कोई चेंज नहीं आनी। आपके तो चेंज हो रहे हैं ना, ग्रेड है, अब आप लोग अभी मिड टर्म दोगे, आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा, आपकी अटेंडेंस डेली चेंज हो रही है। तो क्या बच्चा जिसने 10 साल पहले डिग्री की थी, उसकी कोई चीज चेंज होने वाली है? नहीं होने वाली। तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि वो जो पुराने यूजर हैं, लाइक आज से 3 साल पहले से पहले वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका डाटा मैं मेन डेटाबेस वाले उस सेटअप से निकाल के किसी आर्काइव डेटाबेस में ले जाऊं? उससे क्या होगा कि मेरी जो करंट डेटाबेस है उसका साइज फिर से 500 MB, 600 MB, 1 GB में आ जाएगा। तो मैं बजाय वो 30 GB का बैकअप लेता रहूं, मैं सिर्फ उस 1 GB का बैकअप लूंगा, जो करंट स्टूडेंट है जिनके अंदर चेंज आ रही है डाटा में, ठीक है। और बाकी की जो डाटा पड़ा हुआ है जिसमें आज के बाद अब कोई चेंज नहीं आनी, जो जिन्होंने 10 साल पहले डिग्री कर ली, 20 साल पहले कर ली, उसके डाटा को मैं आर्काइव में ले जाऊं, उसका एक बार बैकअप लेके रख लूं। अब वो 10 साल बाद भी उस डाटा में कोई चेंज नहीं आनी, 15 साल बाद भी कोई चेंज नहीं आनी, और आज भी कोई चेंज नहीं आनी, तो मैं क्यों अपने ऑपरेशन को मुश्किल बनाऊं? तो इस तरह की एक्टिविटीज आप फिर करते हो कि आप मुख्तलिफ एक्शंस लेते हो, जिसकी वजह से आप अपने सिस्टम की रिलायबिलिटी को इंश्योर करते हो। सही है। इसी के साथ जुड़ी हुई टर्म है रिलायबिलिटी के साथ स्केलेबिलिटी, कि आप अपनी सिस्टम को कितना स्केलेबल, कितना ज्यादा डाटा, कितना ज्यादा यूजर, कितनी ज्यादा एट अ टाइम जो आपके यूजर्स हैं उनको सर्विस देने के काबिल बना रहे होते हो। तो आप यहां से देखो कि यही वाली जो एक्टिविटी मैंने आपको एग्जांपल दी, कि आप पुराने यूजर्स का डाटा मूव कर दो, इससे हम सपोज करते हैं कि आपके पास जो सर्वर है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी 30 GB डाटा हैंडल करने की। तो जब आपकी यूनिवर्सिटी को बने हुए 30 साल हो गए, तो वो 30 GB का मार्क अचीव हो गया। अब उसमें कैपेसिटी ही नहीं रही कि अब वो मजीद यूजर्स को ऐड कर सके अपने अंदर, क्योंकि उसका 30 GB की लिमिट थी, वो 30 GB फुल हो गया। तो दो तरीके हैं। एक तो ये कि मैं 30 GB को 60 GB पे ले जाऊं। तो जब मैं इस 30 GB को 60 GB पे लेके जाऊंगा, तो फिर मैं मजीद लोगों को हैंडल करने के अपने आप को काबिल बना लूंगा। एक तरीका तो ये हो गया स्केलेबिलिटी के अंदर। या दूसरा तरीका वही है कि मैं अपने सिस्टम के अंदर से पुराने यूजर्स का डाटा निकाल के आर्काइव कर दूं। तो जब मैं पुराने यूजर्स का डाटा निकालूंगा, तो सपोज वो 25 GB का डाटा था, तो अब मेरा सिस्टम वापस रह गया सिर्फ 5 GB का डाटा। अब मैं मजीद अपने सिस्टम के अंदर नए यूजर ऐड कर सकूंगा, ठीक है ना। क्यों? कि वो 25 GB के वो लोग जिनका पुराना डाटा था, जो मुझे जरूरत नहीं रहा फॉर द टाइम नहीं, उनको मैंने अपने मेन सिस्टम से निकाल के अपने आर्काइव वाले डाटाबेस के अंदर डाल दिया था। तो मेरी सिस्टम के अंदर फिर से चीजें वापस आ गई। इसके बाद है हमारे पास सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये जो पिछली जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी ना, जैसे हाई अवेलेबिलिटी है, या स्केलेबिलिटी है, या रिलायबिलिटी है, ये भी सम हाउ हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड ही थे। क्योंकि अगर आपका सिस्टम की रिलायबिलिटी नहीं है,
टू रिलायबिलिटी किसी ना किसी एस्पेक्ट में आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी या अवेलेबिलिटी को ही टारगेट कर रही होगी, ठीक है। लेकिन चूंकि इस बुक वाले ने जो हम फॉलो करें, जो हमारी कोर्स बुक है, उसने सिक्योरिटी को अलग से मेंटेन किया हुआ है, तो हम इसको दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। इसके अंदर वही पुराने एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, जिनको हमने अपने पहले लेक्चर में अच्छे खासे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया था कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे इंश्योर करने की कोशिश करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, इंटेग्रिटी को कैसे इंश्योर करेंगे और अवेलेबिलिटी को कैसे इंश्योर करेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर उन्हीं चीजों को थोड़ा सा समराइज वे में डिस्कस किया हुआ है। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में इन चीजों को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। और इनकी रिकॉर्डिंग्स आपने देखी ली होंगी, अवेलेबल हैं, तो अगर किसी के, बल्कि काफी सारे लोगों ने ये पहले लेक्चर एक दो अटेंड नहीं किए हुए थे, तो आप वहां से ना अपने फाइनल ये मिड टर्म की तैयारी के लिए उन वीडियोस को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो जितने भी 5 हमारे लेक्चर्स है या 6 है, तो पहले 6 लेक्चर्स अच्छे तरीके से कवर हो रहे होंगे आपके मिड टर्म में, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि 6 के 6 लेक्चर को नजर मार लें अच्छे से। पेपर, मार्क्स, मार्क्स में मेरा दिल बहुत खुला है, तो आपका मेरे ख्याल में 100 मार्क्स का पेपर होंगे, ठीक है। किसमें? पेपर में एमसीक्यू देकर क्या करना? हाँ तो क्या हो? यार मुझे एक बात बताओ। अच्छा, तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को, सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग एनएफआर में ही डालते हैं। एनएफआर से मुराद ये कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, क्योंकि जब आपको यूजर रिक्वायरमेंट दे रहा होता है। अच्छा बात सुनो बच्चों, मैं ना किसी का नाम ट्रेस कर लूंगा ना, मेरे जहन में बैठ जाएगा, तो फिर उसके मैं खास तरीके से चीजें चेक किया करूंगा, ऐसे गपशप तरह थोड़ी कम लगाया करो ना। अच्छा, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं, और ये भी नॉर्मली एंड यूजर आपको नहीं बताता। आपको बैंकिंग एप्लीकेशन वाला, ये जो यहाँ यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, वो ये नहीं बताएगा कि यार मुझे अथेंटिकेशन भी करके देनी है, अंडर सोर्स की बात होगी। वो आपको ये जरूर बताएगा कि आपने स्टूडेंट एनरोलमेंट का सिस्टम बना के देना है, स्टूडेंट की अटेंडेंस का सिस्टम मुझे बनाकर देना है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएगा कि यार अथेंटिकेशन भी डालनी है। अंडर सोर्स की बात है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि यार हर बंदा एक सिस्टम को एक्सेस ना कर सके, उस पर जब वो लॉगिन करने लगे तो प्रॉपर यूजर नेम पासवर्ड को इस तरह की एक्टिविटीज हो, ठीक है ना। इसी तरह इंटेग्रिटी की रिक्वायरमेंट है, तो ये आपने इंश्योर करनी है कि यार जो डाटा है वो रेलेवेंट पर्सन ही चेंज कर सके। अगर अटेंडेंस है तो वो सिर्फ इंस्ट्रक्टर के रोल वाले लोगों को साइन हो कि वो अटेंडेंस ऐड या डिलीट कर सके। स्टूडेंट को अटेंडेंस के अंदर चेंज करने का राइट ना हो, सिर्फ व्यू कर सके, और व्यू भी अपनी कर सके, बाकियों की ना कर सके, ठीक है। मतलब इस तरह की जो चीजें, ये अंडर सोर्स की बातें हम समझते हैं, लेकिन ये कहीं पे डिफाइन नहीं होंगी। ये जितना नॉलेज आपके पास होगा उतने अच्छे तरीके से आप वो चीजें इंप्लीमेंट कर दोगे। जितना आप लोगों के पास कम नॉलेज होगा, एंड यूजर भी नहीं बता रहा होगा, अगर आपका भी नॉलेज कम है, तो आपने जब भी चीजें इंप्लीमेंट नहीं की होंगी, तो आपका सॉफ्टवेयर अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा होगा, उसके अंदर कोई ना कोई फ्लॉ, कोई ना कोई गड़बड़ रह जाएगी, सही है। अच्छा, उसके बाद है सर्विसेबिलिटी, सपोर्टेबिलिटी। इसमें आपकी ये चीजें आ जाती हैं कि आपका जो सिस्टम है, जब इसमें चलना है, तो इसको चलाने के लिए, इसको एक्टिव रखने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। देखिए, बीइंग ए डेवलपर, बिल्कुल आप हैं, आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है, ठीक है ना। उसके साथ बहुत सारे उसके मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल होंगे, बिकॉज आप मुख्तलिफ टेस्ट करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। जब आपने एंड यूजर को अपना सॉफ्टवेयर देना है, तो उसने वो सारी चीजें इंस्टॉल करनी है अपने पास, नहीं। उसके सिस्टम में, और वैसे भी सर्वर में ऐसे होता है कि सर्वर्स जो होते हैं आपके, जिसपे आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है, वहां पे हम सिर्फ जरूरी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, सिर्फ जरूरी चीजें इंस्टॉल करते हैं। क्यों? कि आप लोगों को मैंने अटैक सरफेस पढ़ाई थी, आपकी अटैक सरफेस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है जितनी ज्यादा चीजें इंस्टॉल हुई हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सिस्टम पे विंडोज इंस्टॉल है, तो विंडोज के जितने भी बग्स हैं, जितनी भी वल्नरेबिलिटीज हैं, वो आपके सिस्टम पे अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ऑफिस वाली नहीं होगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाली, अगर वो इंस्टॉल नहीं हुआ। लेकिन जो ही आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल किया,
तो विंडोज के साथ साथ अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो बग्स आ रहे हैं, जो वल्नरेबिलिटीज आ रही हैं, वो भी अब आपके सिस्टम पे अप्लाई होना शुरू होगी, ठीक है ना। तो आपका अटैक सरफेस बढ़ गया। उसके बाद बिलफर्ज आपने वीएलसी प्लेयर भी इंस्टॉल कर लिया। अब वीएलसी प्लेयर के जो बग है वो भी ऐड हो गया आपके सिस्टम के ऊपर, तो आपके सिस्टम का अटैक सरफेस बढ़ना शुरू हो गया। तो चूंकि सर्वर हमारे लिए बड़े क्रिटिकल होते हैं, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि उनका अटैक सरफेस कम से कम रखें, ठीक है। उसके लिए हम उस पर सिर्फ वो चीजें इंस्टॉल करते हैं जो एक्चुअली उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए जरूरी है, उसके अलावा कोई चीज इंस्टॉल नहीं करते। और मोस्ट ऑफ द टाइम इवन अगर आपके सर्वर जो लिनक्स बेस्ड होते हैं, उस पर जीयूआई भी इंस्टॉल नहीं की जाती, वो कमांड के थ्रू ही मैनेज हो रहे होते हैं, क्योंकि जब जीयूआई इंस्टॉल होगी तो उसके साथ उसका अटैक सरफेस भी आपके सर्वर के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो नॉर्मली जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो कमांड लाइन के ऊपर काम करने के आदी होते हैं, वो कमांड वगैरह के ऊपर ही मैनेजमेंट हो रही होती है, क्योंकि जीयूआई नॉर्मली प्रोडक्शन सर्वर्स के ऊपर आपकी अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। और अब तो इवन विंडोज में भी जो विंडोज सर्वर है उसके अंदर भी कमांड लाइन मोड आ गया है, और अब वो प्रेफर करते हैं कि जो विंडोज सर्वर 2022 एंड ऑनवर्ड्स है उसको आप जीयूआई इंस्टॉल ना करें, आप कमांड वाला इंटरफेस इंस्टॉल करके उसी के थ्रू इनको मैनेज करें, ठीक है ना। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपने देखने हैं कि आपका जो सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा है उसमें इंस्टॉलेशन कैसी होगी, कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, उसके लिए कोई मॉनिटरिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं वो सॉफ्टवेयर में वो आपने कैसे इंप्लीमेंट करने हैं। इसी तरह से आपकी डिबगिंग कैसे होगी, कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं वो कैसे आइडेंटिफाई होंगे आपके सिस्टम में। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपके सिस्टम को आपके अलावा कोई और नहीं समझ रहा होता। आप डिजाइनर है ना, तो आपको पता है कि मेरे सिस्टम में कहाँ कहाँ से इश्यूज आ सकते हैं। तो आपने उन इशू को अगर हैंडल नहीं किया हुआ, तो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अगर मैं कोई क्यू रडार इंप्लीमेंट कर देता हूँ या कोई और चीज इंप्लीमेंट कर देता हूँ, तो उसको इंप्लीमेंट करने वाला आपके सिस्टम पे उतने अच्छे तरीके से चेक्स नहीं लगा पाएगा जितने अच्छे तरीके से चेक्स आप खुद अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट कर सकते हो, बिकॉज यू आर द डिजाइनर ऑफ दैट सिस्टम, यू नो दैट सिस्टम वेरी वेल, इनसाइड और उसके आउटसाइड, उसके फ्लॉज, उसके प्रोज, उसके कॉन्स, आपको पता है बीइंग ए डिजाइनर, ठीक है। अगर आपने उन प्रोज एंड कॉन्स को, उन फ्लॉज को सेटल नहीं किया हुआ, तो थर्ड पार्टी ऐप लाइक आपने एंटीवायरस लगा दिया, कोई और ऐसी चीज लगा दी, उससे एक्सपेक्ट करना कि वो आपकी चीजों को कवर कर लेगी, वो नो डाउट कवर करने की कोशिश कर लेगी, बट अच्छी कवरिंग आप ही के हाथ में। वो अगर आपने अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट की हुई है, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर सिस्टम इन द लॉन्ग टर्म। अच्छा, अभी हम आज की क्लास को भी यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका कुछ एस्पेक्ट्स रह गया है, तो 10-12 स्लाइड हैं कि जिसमें हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ये जो एनएफआर हमने पढ़ी है ना, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी ना, आज का हमारा लेक्चर एनएफआर के ऊपर था। तो इसकी कुछ अच्छी रिक्वायरमेंट जनरेट करने की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे अपने लैब के शुरू वाले टाइम में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आज जो हमने लैब में एक्टिविटी करनी है वो देख लेंगे। अच्छा, लैपटॉप्स आप लोग सारे लाए हुए हैं? जो लोग नहीं लाए हुए ना,